सोचो एक ऐसी पृथ्वी जहां कोई जीव नहीं था। ये इमेजिन करना भी बहुत मुश्किल है क्योंकि हमारी पूरी चेतना इसी जीवंत दुनिया के इर्द गिर्द बुनी गई है। बिल्कुल। आज जब हम अपने आसपास देखते हैं तो हर तरफ एक स्पंदन है। पेड़ों की सरसराहट, परिंदों की उड़ान, कीड़े मकोड़े और हम इंसान। हाँ, हर तरफ एक चलता फिरता सांस लेता हुआ जीवन नजर आता है। ऐसा लगता है जैसे ये प्लैनेट हमेशा से ही ऐसा था। पर जरा उस वक्त की अनंत गहराई में उतरने की कोशिश करो, जब ये पूरी धरती बिल्कुल खामोश और खाली थी। एकदम शांत। कोई जानवर नहीं, कोई पेड़ नहीं, यहाँ तक कि पानी की एक बूंद में पनपने वाला एक सिंगल बैक्टीरिया भी नहीं था। एक भी नहीं। सच्चाई यही है कि आम जीवन की कहानी जीवों से शुरू नहीं होती है। हाँ, ये कहानी पूरी तरह से रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री से शुरू होती है। और आज के हमारे इस डीप डाइव में हमने जिन रिसर्च पेपर्स को गहराई से देखा है, उनका मकसद यही समझना है कि आखिर आग के इस बंजर गोले पर जीवन की पहली चिंगारी कैसे भड़की। बिल्कुल। और ये कोई शांत नीली दुनिया नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक उबलती हुई, तूफानी और बेहद हिंसक जगह थी। एक ऐसी दुनिया जहां हर तरफ सिर्फ आग, जहरीली गैसें और लगातार होने वाले महाविनाशकारी विस्फोट थे। उन बेजान रसायनों के बीच ऐसा क्या हुआ जिसने खामोशी को तोड़कर जीवन की नींव रखी? ये बहुत दिलचस्प है। तो चलो करीब 4.5 अरब साल पीछे चलते हैं। ये वो वक्त था जब ब्रह्मांड में सिर्फ ब्रह्मांडीय धूल और गैस का एक विशाल घूमता हुआ बादल था, जो गुरुत्वाकर्षण की वजह से धीरे धीरे आपस में टकरा रहा था। सही कहा। इसे विजुलाइज करना हो तो सोचो कि जैसे बर्फ के एक छोटे से टुकड़े को ढलान से लुढ़काने पर वो अपने आसपास की सारी बर्फ को समेटता हुआ एक विशाल आकार ले लेता है। जैसे स्नोबॉल इफेक्ट। एग्जैक्टली। अंतरिक्ष में मौजूद पत्थर, धूल के कण और भारी धातुएं गुरुत्वाकर्षण के खिंचाव तापस में बेहद भयानक गति से टकरा रही थीं और जुड़ रही थीं। और ये कोई कुछ 100 या 1000 सालों की बात नहीं थी। बिल्कुल नहीं। करोड़ों सालों तक अंतरिक्ष के ये विशाल पत्थर और धूल के कण आपस में एक अकल्पनीय ऊर्जा के साथ टकराते रहे। इसी भयंकर टकराव से पैदा हुई ऊष्मा और गुरुत्वाकर्षण का नतीजा थी हमारी पृथ्वी। लेकिन बनने के तुरंत बाद की पृथ्वी आज की शांत पृथ्वी जैसी बिल्कुल नहीं दिखती थी। जिसे विज्ञान की भाषा में हैडियन इयॉन कहा जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ ही है नरक के समान। हाँ, उस वक्त कोई ठोस जमीन नहीं थी जिस पर पैर रखा जा सके। जमीन नाम की कोई चीज ही नहीं थी। रुको, मतलब क्या पूरी की पूरी पृथ्वी सिर्फ एक पिघला हुआ तरल गोला थी? बिल्कुल। कोई महाद्वीप नहीं, कोई चट्टान नहीं, कुछ भी नहीं। पूरी सतह बस उबलता हुआ मैग्मा थी। सतह का तापमान 1000 डिग्री सेल्सियस से भी कहीं ज्यादा था। बाप रे! इसे समझने के लिए किसी बहुत बड़ी स्टील फैक्ट्री के बारे में सोचो, जहां विशाल भट्टियों में पिघला हुआ लाल धधकता हुआ लोहा किसी नदी की तरह बह रहा हो। शुरुआती पृथ्वी बस वैसी ही थी। हाँ, ऊपर से नीचे तक पिघला हुआ, खौलता हुआ चट्टानों का सूप, एक ऐसा आग का गोला जो अपनी ही गर्मी से धधक रहा था। ये दृश्य जितना खौफनाक है, उतना ही विस्मयकारी भी है। और जहां तक उन रिसर्च पेपर्स का सवाल है, वे बताते हैं कि सिर्फ जमीन ही नहीं, बल्कि उस वक्त का आसमान भी आज के आसमान से बिल्कुल अलग था। बहुत अलग। आज जो साफ नीला आसमान हमें दिखाई देता है, वो मुख्य रूप से हमारे वायुमंडल में मौजूद ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की वजह से है। और उस वक्त ऑक्सीजन का नामो निशान तक नहीं था। 0%। बिल्कुल जीरो। उसकी जगह वायुमंडल में कुछ बेहद खतरनाक और जहरीली गैसें भरी हुई थीं, जैसे मीथेन, अमोनिया, जिसकी महक बिल्कुल किसी तेज और चुभने वाले रसायन जैसी होती है, जैसे टॉयलेट क्लीनर। हाँ, और इसके अलावा भारी मात्रा में हाइड्रोजन सल्फाइड, जिसमें से सड़े हुए अंडे जैसी बदबू आती है। अगर कोई भी जीव उस वक्त वहां मौजूद होता तो वो 1 सेकंड के 1000वें हिस्से में ही खत्म हो जाता। सांस लेने का तो सवाल ही नहीं उठता। वो गैसें इतनी संक्षारक और जहरीली थीं कि वो किसी भी जैविक संरचना को तुरंत गला देती। और उस वायुमंडल का रंग वो भी नीला नहीं था। नहीं, मीथेन और दूसरी सघन गैसों के मिश्रण की वजह से आसमान एक धुंधला, गहरा नारंगी या लाल रंग का दिखाई देता था। एक डरावना और भारी आसमान, जैसा आज हम मंगल ग्रह या शनि के उपग्रह टाइटन की तस्वीरों में देखते हैं। सही कहा। लेकिन उस नारंगी आसमान में एक और भयानक चीज हो रही थी। लेट हेवी बॉम्बार्डमेंट। एग्जैक्टली। हमारे रिसर्च में इस लेट हेवी बॉम्बार्डमेंट का जिक्र बार बार आता है। करीब 4.1 से 3.8 अरब साल पहले का वो समय, जब हमारे सौर मंडल में बचे हुए अनगिनत क्षुद्र ग्रह और उल्कापिंड बड़ी संख्या में सीधे पृथ्वी से टकरा रहे थे। आसमान से लगातार बिना रुके
पहाड़ों के आकार के आग के गोले बरस रहे थे। जैसे कोई ब्रह्मांडीय डिलीवरी सर्विस हो जो सिर्फ तबाही बांट रही हो। इस बमबारी की कल्पना करना भी रोंगटे खड़े कर देता है। चांद की सतह पर आज जो हजारों गहरे गड्ढे दिखाई देते हैं वो उसी दौर के निशान हैं। लेकिन पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण ज्यादा होने की वजह से यहाँ टकराने वाले उल्कापिंडों की गति और भी ज्यादा थी, है ना? हाँ, हर टकराव अपने साथ इतनी ऊर्जा लेकर आता था जो आज के लाखों परमाणु बमों के फटने के बराबर थी। इस ऊर्जा ने पृथ्वी की सतह को ठंडा होने ही नहीं दिया। एक सेकंड, यहाँ मुझे एक बहुत बड़ा विरोधाभास नजर आ रहा है। कैसा विरोधाभास? एक तरफ हम कह रहे हैं कि ये उल्कापिंड हर चीज को राख कर रहे थे, पूरी पृथ्वी को एक भट्टी में बदल रहे थे। लेकिन हमने ये भी पढ़ा है कि यही तबाही मचाने वाले उल्कापिंड असल में जीवन का कच्चा माल लेकर आए थे। ये बात तो बिल्कुल विपरीत लग रही है। हाँ, ये बहुत अजीब लगता है। इतनी भयानक गर्मी और टकराव में कोई भी रसायन कैसे बच सकता है? यही तो विज्ञान का सबसे बड़ा और गहरा रहस्य है। ये विरोधाभासी लगता है, लेकिन पैनस्पर्मिया नाम की थ्योरी और आधुनिक उल्कापिंडों के अध्ययन यही बताते हैं। तो मतलब जीवन के तत्व अंतरिक्ष में बन रहे थे? हाँ, जब वैज्ञानिकों ने मर्चिसन उल्कापिंड जैसे प्राचीन पत्थरों का विश्लेषण किया तो वे हैरान रह गए। अंतरिक्ष के उस जमे हुए शून्य और ठंडे निर्वात में भी कार्बनिक रसायन काम कर रहे थे। अमेजिंग। उन उल्कापिंडों के अंदर जीवन के बुनियादी तत्व जैसे कि एमिनो एसिड्स पहले से मौजूद थे। और जब ये उल्कापिंड पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते थे तो बाहरी हिस्सा भले ही जलकर खाक हो जाए, लेकिन अंदरूनी हिस्से में मौजूद ये जटिल अणु सुरक्षित पृथ्वी की सतह तक पहुंच गए। ये विचार बहुत ही अचरज में डालने वाला है। ये ऐसा था जैसे ब्रह्मांड खुद अपने हाथों से आग और तबाही के बीच पृथ्वी नाम की इस बंजर जमीन पर जीवन के बीज बो रहा हो। विनाश और निर्माण दोनों एक ही पल में हो रहे थे। कल्पनीय प्रक्रिया चल रही थी। बिल्कुल। उस समय पृथ्वी की सतह पर हजारों शायद लाखों धधकते हुए ज्वालामुखी थे, जो सिर्फ पिघला हुआ लावा नहीं उगल रहे थे। नहीं, वो पृथ्वी के गहरे और अत्यधिक दबाव वाले गर्भ में दबी हुई भारी मात्रा में गैसों को वायुमंडल में फेंक रहे थे। इस प्रक्रिया को वॉल्केनिक आउटगैसिंग कहा जाता है। जैसे एक प्रेशर कुकर की सीटी बजती है, या जैसे कोई कोल्ड ड्रिंक की बोतल झटके से खुली जाए। पृथ्वी के अंदर इतना भारी दबाव था कि ज्वालामुखियों ने उस दबाव को बाहर निकलने का रास्ता दिया। और ज्वालामुखियों से निकलने वाली गैसों में सबसे महत्वपूर्ण चीज थी जल वाष्प, यानी वाटर वेपर। हाँ, पृथ्वी के भीतर फंसा हुआ पानी भाप बनकर लगातार आसमान में इकट्ठा हो रहा था। लाखों ज्वालामुखियों से अनवरत निकलती हुई उस जल वाष्प ने पृथ्वी के पूरे वायुमंडल को एक घने अपारदर्शी कंबल की तरह ढक लिया। और फिर एक बहुत बड़ा बदलाव शुरू हुआ, ग्रह का ठंडा होना। जैसे जैसे अंतरिक्ष के ठंडे वातावरण के संपर्क में आकर पृथ्वी की सतह धीरे धीरे ठंडी होने लगी, वह जलवाष्प काले और घने बादलों में बदलने लगी। और उसके बाद जो हुआ वो पृथ्वी के इतिहास की सबसे नाटकीय घटनाओं में से एक है। जब वायुमंडल का तापमान आखिरकार इतना कम हुआ कि भाप पानी की बूंदों का रूप ले सके, तब बारिश शुरू हुई। लेकिन ये कोई साधारण बारिश नहीं थी जिसे हम आज देखते हैं। बिल्कुल नहीं। ये एक ऐसी मूसलाधार बारिश थी जो कुछ दिनों, महीनों या दशकों तक नहीं, बल्कि लाखों करोड़ों सालों तक लगातार होती रही। सोचो, एक ऐसा आसमान जो कभी साफ नहीं होता, बस वहां से बिना रुके गर्म पानी जमीन पर गिर रहा है। इस अंतहीन बारिश ने पृथ्वी के भूगोल को हमेशा के लिए बदल दिया। करोड़ों सालों की उस बारिश ने धरती के जितने भी निचले हिस्से थे, जो विशाल खाइयां उल्कापिंडों के टकराने से बनी थी, उन सबको लबालब भर दिया। और इसी तरह जन्म हुआ पृथ्वी के पहले महासागरों का। लेकिन ये समंदर आज के शांत, नीले और ठंडे समंदर जैसे बिल्कुल नहीं थे। नहीं, वो शुरुआती महासागर खुलते हुए पानी के विशाल कुंड थे। हवा में मौजूद भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड उन महासागरों में लगातार घुल रही थी, जिसकी वजह से उनका पानी अत्यधिक अम्लीय हो गया था। उसमें कार्बोनिक एसिड भरा हुआ था। इसके अलावा ज्वालामुखियों और चट्टानों से रिसकर आने वाले खनिजों और लोहे ने उस पानी को पूरी तरह से संतृप्त कर दिया था। तो मतलब उस पानी का रंग नीला नहीं था? बिल्कुल नहीं। लोहे और खनिजों के कारण वो हरा या मटमैला भूरा था। और सबसे बड़ी बात, उस अनंत जलराशि में ऑक्सीजन की एक बूंद भी नहीं थी। शून्य। इन उबलते अम्लीय और खनिजों से भरे हुए शुरुआती महासागरों को विज्ञान में प्राइमोर्डियल सूप या प्रीबायोटिक सूप कहा जाता है। ये एक बहुत ही सटीक वर्णन है। इसे ऐसे इमेजिन किया जा सकता है जैसे एक महाविशाल कढ़ाई में दाल और मसाले उबल रहे हों या अनगिनत रसायन उबल रहे हों। हाँ, ये महासागर सिर्फ पानी के स्रोत नहीं थे, ये एक महाविशाल रासायनिक प्रयोगशाला बन चुके थे। तीन विलायक है।
एक ऐसा माध्यम जिसमें अलग अलग अणु आसानी से तैर सकते हैं, एक दूसरे से टकरा सकते हैं और नई संरचनाएं बना सकते हैं। लेकिन यहाँ एक पेंच है। क्या? रसायन चाहे कितने भी मौजूद हों, किसी भी प्रयोगशाला में रासायनिक प्रक्रियाएं शुरू करने के लिए सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत होती है? ऊर्जा की। एग्जैक्टली एक बाहरी झटके की जो उन अणुओं को आपस में जुड़ने पर मजबूर कर दे। और शुरुआती पृथ्वी के पास ऊर्जा की कोई कमी नहीं थी। इसका सबसे पहला और सबसे स्पष्ट स्रोत था आसमान से कड़कती बिजलियां। ज्वालामुखियों की बेतहाशा गर्मी और वायुमंडल में मौजूद सघन जलवाष्प की वजह से वहां ऐसे भयानक तूफान आते थे जिनकी आज हम कल्पना भी नहीं कर सकते। आसमान में लगातार हर पल बिजलियां कड़क रही थीं, जैसे किसी ने आसमान में स्पार्क प्लग लगा दिया हो। हाँ, और इसी बिजली को आधार बनाकर 1953 में वैज्ञानिकों ने एक बहुत ही मशहूर प्रयोग किया था, मिलर-उरे एक्सपेरिमेंट, जिसमें उन्होंने एक कांच के फ्लास्क में उस समय की संभावित गैसें भरी, मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन और जलवाष्प, और फिर उसमें बिजली के झटके दिए, बिल्कुल उन शुरुआती तूफानों की तरह। और नतीजा पूरी दुनिया को चौंका देने वाला था। उस कृत्रिम वातावरण में खुद ब खुद एमिनो एसिड्स बनने लगे। वही एमिनो एसिड्स जो प्रोटीन बनाते हैं और जो जीवन की सबसे बड़ी और अनिवार्य नींव है। ऐसा लगा जैसे विज्ञान ने जीवन के जन्म का सबसे बड़ा रहस्य सुलझा लिया है। लेकिन विज्ञान इतनी आसानी से नहीं रुकता है ना? बिल्कुल नहीं। मिलर-उरे एक्सपेरिमेंट यकीनन एक बहुत बड़ा कदम था, लेकिन बाद के भूगर्भीय साक्ष्यों ने एक नया ही नजरिया पेश किया। भूवैज्ञानिकों ने जब प्राचीन चट्टानों का गहराई से अध्ययन किया तो उन्होंने पाया कि पृथ्वी का शुरुआती वायुमंडल वैसा नहीं था जैसा उस प्रयोग में माना गया था। वायुमंडल में हाइड्रोजन और मीथेन की तुलना में कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन कहीं ज्यादा थी। और ऐसे वायुमंडल में सिर्फ बिजली चमकने से जटिल एमिनो एसिड्स का बनना बहुत मुश्किल है। इसलिए वैज्ञानिकों को ऊर्जा के किसी दूसरे स्रोत की तलाश करनी पड़ी। अगर बिजली वो मुख्य ऊर्जा नहीं थी तो फिर आसमान से आने वाली पराबैंगनी किरणें यानी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। हाँ, यूवी रेडिएशन एक बहुत शक्तिशाली ऊर्जा का स्रोत था। क्योंकि आज हमारे वायुमंडल में ओजोन की एक मोटी परत है जो सूरज की इन खतरनाक किरणों को सोख लेती है, लेकिन उस वक्त ओजोन परत का कोई वजूद नहीं था। क्योंकि ओजोन ऑक्सीजन से बनती है और ऑक्सीजन वहां थी नहीं। सूरज की भयानक और बिना छनी हुई यूवी किरणें सीधे जमीन और समंदर पर पड़ रही थीं। तो क्या ये किरणें जीवन बनाने में मदद कर रही थीं या उसे नष्ट कर रही थीं? यह एक दोधारी तलवार की तरह है। ये रेडिएशन अणुओं को तोड़ने और उन्हें नए सिरे से जोड़ने की ऊर्जा तो देता है, लेकिन साथ ही अगर कोई जटिल अणु सतह पर बन भी जाए तो ये खतरनाक रेडिएशन उसे कुछ ही पलों में नष्ट भी कर देता है। जैसे एक मूर्तिकार पत्थर को तराश कर मूर्ति तो बनाता है, लेकिन फिर अपनी ही छीनी से उसे तोड़ भी देता है। बहुत सही कहा। इसलिए सतह पर जहां ये रेडिएशन सबसे तेज था, जीवन की शुरुआत होना बहुत ही अस्थिर और जोखिम भरा था। तो अगर जमीन की सतह और समुंदर की ऊपरी परतें इतनी हिंसक और असुरक्षित थीं, जहां एक तरफ अंतरिक्ष से उल्कापिंड गिर रहे थे और दूसरी तरफ जानलेवा किरणें सबको जला रही थीं, तो फिर वो सुरक्षित जगह कौन सी थी जहां रसायन शांति से मिलकर जीवन का ताना बाना बुन सकें? उस सुरक्षित जगह की तलाश हमें सीधे महासागरों के एकदम तल में ले जाती है, अथाह गहराइयों में, जहां सूरज की रोशनी कभी नहीं पहुंचती। वहां कुछ गहरी दरारें होती हैं जिन्हें हाइड्रोथर्मल वेंट्स कहा जाता है। आधुनिक विज्ञान और रिसर्च यही इशारा करती है कि जीवन की पहली चिंगारी शायद इन्हीं गहराइयों में भड़की थी। ये हाइड्रोथर्मल वेंट्स अपने आप में एक पूरी अलग दुनिया है। हाँ, जरा सोचो, समुद्र के नीचे मीलों गहरा अंधेरा और वहां जमीन की दरारों से पृथ्वी के अंदर का खौलता हुआ पानी बाहर निकल रहा है। उस पानी का तापमान 300 से 400 डिग्री सेल्सियस तक होता है और यहाँ भौतिकी का एक बहुत ही शानदार नियम काम करता है, प्रेशर कुकर इफेक्ट। एग्जैक्टली। इतना गर्म होने के बावजूद वो पानी उबलकर भाप नहीं बनता, क्योंकि उसके ऊपर लाखों टन समुद्री पानी का अकल्पनीय दबाव होता है। तो ये वेंट्स शुरुआती जीवन के लिए सबसे बेहतरीन वातावरण थे। सूरज की खतरनाक यूवी किरणों और सतह के तूफानों से दूर ये एक बिल्कुल सुरक्षित पनाहगाह थी। इन दरारों से लगातार हाइड्रोजन गैस, लोहा और सल्फर जैसे खनिज निकल रहे थे। और जब वो गर्म और क्षारीय पानी समुद्र के अम्लीय पानी से मिलता तो एक तरह का रासायनिक और तापीय असंतुलन पैदा होता था।
ये असंतुलन ही वो निरंतर ऊर्जा दे रहा था जो रसायनों को आपस में जोड़कर जटिल जैविक संरचनाएं बना सके। तो अगर हम इस पूरे विशाल दृश्य को एक साथ रखें तो पृथ्वी के पास जीवन की शुरुआत के लिए जरूरी वो तीनों चीजें मौजूद थीं। बिल्कुल। पहला बुनियादी रसायन जो वायुमंडल की गैसों और अंतरिक्ष से बरसे उल्कापिंडों ने दिए। दूसरा एक विलायक या माध्यम जो करोड़ों सालों की अंतहीन बारिश से बने उबलते महासागरों के रूप में था। और तीसरा निरंतर ऊर्जा जो गहराइयों में मौजूद हाइड्रोथर्मल वेंट्स से मिल रही थी। सब कुछ अपनी जगह पर था, लेकिन इन सब चीजों के बावजूद एक चीज थी जिसके बिना कुछ भी संभव नहीं था। क्या? समय। विशाल, असीमित और इंसान की समझ से परे का समय। 4.5 अरब साल। ये पैमाना इतना बड़ा है कि हमारा दिमाग इसे आसानी से समेट ही नहीं सकता। अगर पृथ्वी के इस पूरे 4.5 अरब साल के इतिहास को हम सिर्फ एक साल यानी 365 दिन के कैलेंडर में बदल दें तो ये समझना थोड़ा आसान हो जाता है। ये कैलेंडर वाला नजरिया वाकई चीजों को बहुत स्पष्ट कर देता है। सोचो, 1 जनवरी को इस धधकते हुए ग्रह का निर्माण होता है। जनवरी, फरवरी, मार्च का पूरा महीना बीत जाता है, सिर्फ आसमान से उल्कापिंडों की भयानक बारिश हो रही है, जमीन उबल रही है। मार्च के आखिर में जाकर कहीं तापमान इतना गिरता है कि बारिश शुरू होती है और महासागर बनते हैं। उसके बाद अप्रैल, मई, जून, कई महीनों तक समंदर के उस अनंत अंधेरे में सिर्फ रसायन आपस में मिलते जुलते रहते हैं, टूटते हैं और नई शक्ल लेते हैं। सितंबर के महीने में जाकर कहीं एक कोशिका वाले बैक्टीरिया जैसे बेहद साधारण जीवों का वजूद नजर आता है। और हम इंसान इस पूरे एक साल के कैलेंडर में 31 दिसंबर की रात 11:59 पर आते हैं, पृथ्वी के पूरे इतिहास के आखिरी 1 मिनट में। अमेजिंग। यह परिप्रेक्ष्य हमें बहुत विनम्र बनाता है। यह हमें बताता है कि जीवन कोई अचानक होने वाला जादू या चमत्कार नहीं था। एक दिन खाली ग्रह और अगले दिन जीवन, ऐसा बिल्कुल नहीं था। पृथ्वी का वो उबलता, तूफानी और हिंसक रूप, वो मूसलाधार बारिश, वो जहरीली गैसें और उल्कापिंडों का गिरना, वो सब एक बहुत लंबी थका देने वाली प्रक्रिया का हिस्सा था। रसायन विज्ञान ने करोड़ों सालों तक धैर्य के साथ अपना काम किया और तब जाकर जीव विज्ञान की शुरुआत हुई। सही कहा। अब जरा उस दृश्य की कल्पना करो। करोड़ों सालों के उस भयानक शोर, ज्वालामुखियों के फटने और आसमान से गिरते पत्थरों के बाद ग्रह अब धीरे धीरे शांत हो रहा है। वो अंतहीन बारिश हम चुकी है। विशाल, गहरे भूरे रंग के महासागर पूरे ग्रह पर फैले हुए हैं। अगर कोई दूर अंतरिक्ष से इस ग्रह को देखे तो लहरें उठ रही हैं, पानी खामोशी से बह रहा है। दूर से देखने पर यह ग्रह अलाइव लगता है, लेकिन वास्तव में अभी तक कोई जीवन नहीं है। समंदर के उस अनंत विस्तार में गहराइयों में रसायन आपस में मिल रहे हैं, टूट रहे हैं और नई शक्ल ले रहे हैं। ये एक बिल्कुल साइलेंट प्लैनेट है, एक खामोश और रहस्यमयी दुनिया जो जीवन के जन्म का इंतजार कर रही है। और यहाँ जो विचार सबसे ज्यादा झकझोरने वाला है वो ये है कि अगर जीवन की शुरुआत के लिए बस सही रसायन, पानी और भूगर्भीय ऊष्मा की जरूरत थी तो पृथ्वी कोई अनोखी जगह नहीं है। मतलब यूनिवर्स में और भी जगह हो सकती हैं। आज इसी वक्त हमारे अपने ही सौरमंडल में बृहस्पति के उपग्रह यूरोपा और शनि के उपग्रह एनसीलाडस पर मीलों मोटी बर्फ के नीचे बिल्कुल ऐसे ही अंधेरे गहरे महासागर मौजूद हैं, जहां बिल्कुल वैसा ही वातावरण हो सकता है। वहां भी सतह के नीचे हाइड्रोथर्मल वेंट्स खौलता हुआ पानी उगल रहे हैं। शायद इस विशाल ब्रह्मांड में हम अकेले नहीं हैं। शायद उन अंधेरे महासागरों में आज भी वही केमिस्ट्री चुपचाप अपना काम कर रही है। बस उनके कैलेंडर की तारीखें हमसे अलग हैं। हम जो कुछ भी हैं वो उन तूफानों, ज्वालामुखियों और करोड़ों साल चली उस मूसलाधार बारिश का ही विस्तार हैं। जीवन की कहानी जीवों से नहीं, केमिस्ट्री से शुरू होती है। एक ऐसे नज़ारे के बारे में सोचते हैं जो आज की दुनिया से बिल्कुल ही अलग है। एक बेहद उथल-पुथल वाला बेजान समंदर जो बस लगातार उबल रहा है। आसपास कोई जमीन नहीं है, कोई पेड़ या जानवर तो बहुत दूर की बात है। इस पूरी पृथ्वी पर एक सिंगल लिविंग सेल तक मौजूद नहीं है। एग्जैक्टली। सिर्फ गहरी नंगी चट्टानें, उबलता हुआ पानी और गैसों से भरा एक जहरीला सा नारंगी भूरा आसमान। और इस बेजान समंदर पर बिना रुके हजारों लाखों सालों तक बस बिजलियां गिर रही हैं। सुनने में तो ये किसी भयंकर तबाही जैसा लगता है। हाँ, पहली नजर में यही लगता है कि यहाँ सिर्फ विनाश हो सकता है। लेकिन आज की इस चर्चा में हम इसी बेजान समंदर की गहराई में उतर रहे हैं। हमारा मकसद ये समझना है कि कैसे इस भयंकर आग, पानी और गैसों के टकराव से
महज तबाही नहीं हुई, बल्कि वो जटिल रसायनों का नेटवर्क तैयार हुआ जिसने पहली बार लाइफ की नींव रखी है। और ये समझना इसलिए भी बहुत जरूरी है क्योंकि इवोल्यूशन को लेकर एक बहुत आम सी गलतफहमी है। मतलब अक्सर मान लिया जाता है कि जीवन अचानक से बस पूरी तरह से तैयार होकर इस धरती पर आ गया होगा, जादू की तरह। लेकिन बायोलॉजी के अस्तित्व में आने से पहले असल में केमिस्ट्री अपना काम कर रही थी। बिल्कुल। हम जिस प्रोसेस की बात कर रहे हैं उसे केमिकल इवोल्यूशन कहा जाता है। यह कोई रातों रात होने वाला चमत्कार नहीं था। ये एक बेहद धीमी, शांत और लाखों सालों तक चलने वाली प्रक्रिया थी, जहां साधारण इनऑर्गेनिक गैसें और मॉलिक्यूल्स धीरे धीरे आपस में जुड़कर उन जटिल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में बदल रहे थे जो आगे चलकर जीवन का आधार बने। यानी शायद लाइफ का पहला स्टेप लिविंग सेल्स का बनना था ही नहीं, बल्कि उन मॉलिक्यूल्स का बनना था जो उस सेल के स्ट्रक्चर को खड़ा कर सकें। सही बात है। अगर हम 4 अरब साल पहले की अर्ली अर्थ के एटमॉस्फेयर को देखें तो वो आज के हमारे इस ऑक्सीजन से भरे वायुमंडल के बिल्कुल विपरीत था। उस वक्त हवा में मुख्य रूप से मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन और वाटर वेपर मौजूद थे। एक तरह से ये एक बेहद टॉक्सिक कॉकटेल था। और दिलचस्प बात यह है कि उस एटमॉस्फेयर में फ्री ऑक्सीजन का ना होना ही सबसे बड़ा एडवांटेज था। ऑक्सीजन का ना होना? हाँ, क्योंकि ऑक्सीजन बहुत ज्यादा रिएक्टिव होती है। अगर हम आज के वायुमंडल में उन शुरुआती ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को खुला छोड़ दें तो ऑक्सीजन तुरंत उनके साथ रिएक्ट करके उनके नाजुक केमिकल बॉन्ड्स को तोड़ देगी, जिसे हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। ओह, तो ऑक्सीजन उन्हें सर्वाइव ही नहीं करने देती। एग्जैक्टली। अर्ली अर्थ का वायुमंडल रिड्यूसिंग नेचर का था, यानी वहां ऐसे मॉलिक्यूल्स थे जो इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करने के लिए तैयार थे, ना कि ऑक्सीजन की तरह उन्हें छीनने के लिए। जीवन के कच्चे माल यानी जो ऑर्गेनिक पॉलीमर्स हैं, उनको बनने और टिके रहने के लिए बिल्कुल ऐसे ही ऑक्सीजन फ्री एनवायरनमेंट की जरूरत थी। एक रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर तो मिल गया, लेकिन थर्मोडायनामिक्स का एक सीधा सा नियम है कि साधारण गैसें अपने आप जटिल मॉलिक्यूल्स में नहीं बदल जाती। उनको एनर्जी चाहिए होती है। बिल्कुल। उन केमिकल बॉन्ड्स को तोड़ने और नए ज्यादा जटिल स्ट्रक्चर्स बनाने के लिए एक भारी मात्रा में एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत होती है। और अर्ली अर्थ पर इस एनर्जी की कोई कमी नहीं थी। हाँ, क्योंकि कोई ओजोन लेयर नहीं थी, इसलिए सूरज की अल्ट्रावायलेट रेडिएशन बिना किसी फिल्टर के सीधे सतह से टकरा रही थी। इसके अलावा जमीन के अंदर से लगातार फूटते ज्वालामुखी और सबसे अहम, आसमान से लगातार गिरती हुई बिजलियां। लाइटनिंग? एक सामान्य लाइटनिंग स्ट्राइक में लगभग 1 अरब वोल्ट का पोटेंशियल होता है। जब इस स्तर की एनर्जी लगातार लाखों सालों तक मीथेन और अमोनिया जैसी गैसों से टकराती है तो वो एक बहुत बड़े ग्लोबल स्केल के केमिकल रिएक्टर का काम करती है। इसी ग्लोबल केमिकल रिएक्टर के कॉन्सेप्ट को लैब में टेस्ट करने के लिए 1953 में स्टैनली मिलर और हैरोल्ड ओरे ने अपना वो मशहूर एक्सपेरिमेंट किया था, द मिलर-ओरे एक्सपेरिमेंट। हाँ, उन्होंने एक सील्ड ग्लास एपरेटस के अंदर अर्ली अर्थ के उस रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर को रिक्रिएट किया। उसमें पानी को उबाला, मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन गैसें मिक्स की और लाइटनिंग को सिम्युलेट करने के लिए इलेक्ट्रोड्स के जरिए लगातार स्पार्क्स दिए। और नतीजा क्या निकला? सिर्फ 1 हफ्ते के अंदर उस एपरेटस का पानी गहरे लाल भूरे रंग में बदल गया। और जब उस पानी को एनालाइज किया गया तो उसमें कई तरह के अमीनो एसिड्स मौजूद थे। अमीनो एसिड्स जो प्रोटीन्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं? बिल्कुल। ये ऐसा था जैसे कोई बिना बेकरी के सिर्फ खेत की मिट्टी और गर्मी का इस्तेमाल करके अपने आप एक चॉकलेट केक तैयार कर दे। ये साबित हो गया कि लाइफ की केमिस्ट्री प्राकृतिक रूप से बिना किसी जीवित चीज के शुरू हो सकती है। मिलर-ओरे एक्सपेरिमेंट ऐतिहासिक था, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन मैंने कुछ रीसेंट जियोकेमिकल पेपर्स में पढ़ा है कि इस थ्योरी पर अब काफी डिबेट होती है। हाँ, बिल्कुल होती है। मॉडर्न जियोलॉजिस्ट का मानना है कि अर्ली अर्थ का वायुमंडल उतना हाईली रिड्यूसिंग नहीं था जितना मिलर ने अपने फ्लास्क में बनाया था। उनका मानना है कि ज्वालामुखी फटने से जो गैसें निकलती हैं वे मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन होती हैं। अगर वायुमंडल में CO2 और नाइट्रोजन ज्यादा थे और मीथेन, अमोनिया कम, तो मिलर के एक्सपेरिमेंट वाले नतीजे उतनी आसानी से नहीं मिल सकते। ये एक बहुत ही क्रिटिकल और वैलिड ऑब्जर्वेशन है और इसी वजह से मिलर की ओरिजिनल थ्योरी को बाद में काफी क्रिटिसिज्म का सामना भी करना पड़ा। न्यूट्रल एटमॉस्फेयर में जहां CO2 और नाइट्रोजन डोमिनेंट हो,
वहाँ अमीनो एसिड्स का बनना बहुत मुश्किल होता है। तो फिर क्या हुआ? क्या वो थ्योरी गलत थी? विज्ञान यही नहीं रुका। बाद की रिसर्च, विशेष रूप से जेफरी बाड़ा जैसे वैज्ञानिकों के काम ने इस तस्वीर को और साफ किया। उन्होंने दिखाया कि अगर न्यूट्रल एटमॉस्फेयर में लोहे या कार्बोनेट्स जैसे मिनरल्स मौजूद हों जो अर्ली अर्थ के समंदरों में प्रचुर मात्रा में थे, तो वे पानी को ज्यादा एसिडिक होने से रोकते हैं। एक तरह का बफरिंग इफेक्ट। एग्जैक्टली। इस बफरिंग इफेक्ट के साथ न्यूट्रल गैसों से भी अमीनो एसिड्स बन सकते हैं। इसके अलावा पूरे ग्रह का वायुमंडल भले ही न्यूट्रल रहा हो, लेकिन ज्वालामुखियों के ठीक आसपास का जो लोकल एनवायरनमेंट था वो अत्यधिक रिड्यूसिंग हो सकता था। यानी लोकल पॉकेट्स में वो केमिस्ट्री पूरी तेजी से चल रही थी। हाँ। और नतीजा वही था। साधारण इनऑर्गेनिक गैसों से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का बनना। बिल्कुल। और जैसे जैसे ये मॉलिक्यूल्स बनते गए, वे बारिश के साथ अर्ली अर्थ के समंदरों में गिरते गए। लाखों सालों में वे समंदर सिर्फ पानी नहीं रहे, बल्कि एक बहुत घने प्राइमोर्डियल सूप में बदल गए। नो एसिड्स नहीं थे, वहाँ सिंपल शुगर्स जैसे राइबोज बन रहे थे, जो आरएनए के बैकबोन के लिए जरूरी है। वहाँ नाइट्रोजन बेस बन रहे थे, जो असल में हमारे जेनेटिक कोड की डिक्शनरी के लेटर्स हैं। और इन सब के साथ एक और बेहद महत्वपूर्ण क्लास की मॉलिक्यूल्स बन रहे थे, लिपिड्स। फैटी मॉलिक्यूल्स। हाँ। जब हम केमिकल एवोल्यूशन की बात करते हैं तो अक्सर सारा ध्यान डीएनए और प्रोटीन्स पर चला जाता है, लेकिन लिपिड्स के बिना कोई भी सेल एग्जिस्ट नहीं कर सकता। लिपिड्स एम्फिफिलिक होते हैं, मतलब उनका जो बर्ताव है पानी के साथ। बिल्कुल। इसका मतलब है कि उनके स्ट्रक्चर का एक हिस्सा पानी की तरफ आकर्षित होता है, हाइड्रोफिलिक, जबकि दूसरा हिस्सा पानी से दूर भागता है, हाइड्रोफोबिक। और यहीं पर थर्मोडायनामिक्स का एक और खूबसूरत नियम काम करता है। जब आप इन एम्फिफिलिक लिपिड मॉलिक्यूल्स को पानी में डालते हैं तो वे बिखरे हुए नहीं रह सकते। पानी से बचने के लिए उनके हाइड्रोफोबिक टेल्स एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं और वे अपने आप बिना किसी एक्सटर्नल कमांड के छोटे छोटे गोल बुलबुले या वेसिकल्स बना लेते हैं। सही कहा। इस प्रोसेस से सिस्टम की एंट्रोपी बढ़ती है और फ्री एनर्जी कम होती है, इसलिए स्पॉन्टेनियसली होता है। ये जीवन की पहली सेल मेम्ब्रेन या प्रोटोसेल बनने का मैकेनिज्म था। और इस मेम्ब्रेन का बनना एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। अगर हम सोचें, एक विशाल उबलते हुए समंदर में कोई केमिकल रिएक्शन अगर हो भी जाए तो उसके जो प्रोडक्ट्स हैं वो तुरंत पानी में घुलकर खो जाएंगे। समुंदर बहुत बड़ा है, कॉन्सेंट्रेशन खत्म हो जाएगा। एग्जैक्टली। लेकिन जब लिपिड्स ने एक बाउंड्री बना दी तो उस छोटे से वेसिकल के अंदर का माहौल बाहर के समंदर से अलग हो गया। उस मेम्ब्रेन ने केमिकल्स को एक सीमित जगह में कैद कर लिया, जिससे उनके बीच आपस में टकराने और रिएक्ट करने की संभावना हजारों गुना बढ़ गई। एक तरह से उन लिपिड वेसिकल्स ने केमिकल एवोल्यूशन के लिए एक सुरक्षित लैबोरेटरी का काम किया। बिल्कुल, एक सेफ लैब। एक सुरक्षित लैबोरेटरी। लेकिन क्या ये सब सच में समंदर की सतह पर हो रहा था? क्योंकि डार्विन ने अपने एक खत में वार्म लिटिल पॉन्ड का जिक्र किया था, जो सतह पर मौजूद किसी उथले तालाब जैसा था जहां लाइटनिंग और सूरज की रोशनी पहुंच सके। हाँ, डार्विन का वो आइडिया बहुत पॉपुलर रहा है। लेकिन सतह पर तो उल्कापिंडों की भयंकर बारिश भी हो रही थी, जो किसी भी नाजुक मॉलिक्यूल को आसानी से नष्ट कर सकती थी। मुझे लगता है कि कुछ साइंटिस्ट समंदर की गहराइयों को एक बेहतर विकल्प मानते हैं। डार्विन का वो वार्म लिटिल पॉन्ड का आइडिया बहुत लंबे समय तक लोकप्रिय रहा, ये सच है। लेकिन 1977 में समंदर की गहराइयों में एक ऐसी खोज हुई जिसने ओरिजिन ऑफ लाइफ की पूरी बहस को एक नई दिशा दे दी। डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट्स। हाँ, प्रशांत महासागर की तली में जहां सूरज की रोशनी का एक कतरा भी नहीं पहुंचता, वैज्ञानिकों को ये वेंट्स मिले। जमीन के अंदर का उबलता हुआ मैग्मा जब समुद्री पानी के संपर्क में आता है तो वहां से मिनरल्स और गैसों से भरा हुआ अत्यधिक गर्म पानी बाहर निकलता है। शुरुआत में वो ब्लैक स्मोकर्स बहुत चर्चा में रहते हैं ना, जो बेहद गर्म और एसिडिक होते हैं। हाँ, लेकिन ओरिजिन ऑफ लाइफ के नजरिए से निक लेन और माइकल रसल जैसे इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट का ध्यान एल्कलाइन हाइड्रोथर्मल वेंट्स पर ज्यादा है, जैसे कि अटलांटिक महासागर में मिला लॉस्ट सिटी हाइड्रोथर्मल फील्ड। लॉस्ट सिटी, वो एल्कलाइन वेंट्स ज्यादा बेहतर क्यों है? क्योंकि एल्कलाइन वेंट्स केमिकल इवोल्यूशन के लिए एकदम परफेक्ट जगह है। ब्लैक स्मोकर के विपरीत इनका तापमान थोड़ा कम होता है, लगभग 70 से 90 डिग्री सेल्सियस, जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को नष्ट नहीं करता।
इन वेंट्स के अंदर आयरन और सल्फर के खनिजों से बने छोटे छोटे पोर्स या छेद होते हैं, और ये पोर्स बिल्कुल उन लिपिड वेसिकल्स की तरह ही एक बाउंड्री का काम करते हैं। बिल्कुल। और सबसे दिलचस्प बात है वहां मौजूद प्रोटॉन ग्रेडियंट। अर्ली अर्थ का समंदर एसिडिक था क्योंकि हवा में बहुत ज्यादा CO2 थी जो पानी में घुल रही थी, लेकिन इन वेंट से निकलने वाला पानी एल्कलाइन था। जब एसिडिक समंदर का पानी और एल्कलाइन वेंट का पानी एक पतली मिनरल दीवार के आर पार मिलते हैं तो एक नेचुरल इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट बनता है। और ये कोई मामूली बात नहीं है। आज हमारे शरीर के अंदर मौजूद हर एक सेल, हर एक माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा बनाने के लिए ठीक इसी प्रोटॉन ग्रेडियंट का इस्तेमाल करता है, जिसे हम कीमी ऑस्मोसिस कहते हैं। वाओ! एल्कलाइन वेंट्स ने अर्ली मॉलिक्यूल्स को वो मुफ्त की नेचुरल ऊर्जा दी जिससे वे कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन को मिलाकर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बना सकें। इन वेंट्स में मौजूद आयरन सल्फर क्लस्टर्स ने नेचुरल कैटलिस्ट्स की तरह काम किया। बिना किसी एंजाइम के उन्होंने केमिकल रिएक्शंस की स्पीड को बढ़ा दिया। तो हमारे पास सतह पर लाइटनिंग और प्राइमोर्डियल सूप है और गहराई में एल्कलाइन वेंट्स का इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट है। लेकिन इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, चाहे वो अमीनो एसिड्स हों या न्यूक्लियोटाइड्स, उनका एक बड़ा मसला ये है कि पानी में ये टूटने बहुत जल्दी हैं। हाँ, हाइड्रोलिसिस। एग्जैक्टली। पानी हाइड्रोलिसिस करता है, यानी वो लंबी चेन्स को वापस छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। तो इन छोटे मॉलिक्यूल्स ने आपस में जुड़कर लंबी चेन्स या पॉलीमर्स कैसे बनाए, इसके लिए उन्हें पानी से बाहर किसी सतह की जरूरत थी। और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अलेक्जेंडर केन स्मिथ ने अपनी मशहूर क्ले थ्योरी सामने रखी। मिट्टी। हाँ, समंदर के किनारे या उथले पानी में मौजूद क्ले, विशेष रूप से मोंटमोरियलोनाइट क्ले, वो सिर्फ एक चिपचिपी सतह नहीं है। हाँ, मैंने पढ़ा है कि मोंटमोरियलोनाइट की क्रिस्टलाइन संरचना बहुत ही खास होती है। सही कहा। इस क्ले के क्रिस्टल्स पर नेगेटिव चार्ज होता है और इनकी परतों के बीच, मतलब लेयर्स के बीच, बहुत ही स्पेसिफिक स्पेस होता है। जब पानी में तैरते हुए ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स इन क्ले क्रिस्टल्स के संपर्क में आते हैं तो वे उन परतों के बीच फंस जाते हैं। क्ले की संरचना उन्हें एक खास अलाइनमेंट में ओरिएंट कर देती है। यानी वो मॉलिक्यूल्स रैंडम तरीके से नहीं तैर रहे हैं, बल्कि एक कतार में खड़े हो जाते हैं। ठीक वैसे ही, और जब वे खास तरीके से एक दूसरे के करीब आते हैं तो उनके बीच केमिकल बॉन्ड बनने के लिए जरूरी एक्टिवेशन एनर्जी काफी कम हो जाती है। लैब एक्सपेरिमेंट्स में ये साफ देखा गया है कि अगर आप मोंटमोरियलोनाइट क्ले पर आरएनए के बेसिस डालते हैं तो वे अपने आप जुड़कर आरएनए की लंबी चेन्स बना लेते हैं। तो क्ले ने असल में अर्ली अर्थ पर एक टेम्पलेट और एक कैटलिस्ट दोनों का काम किया। बिल्कुल। ये वाकई सोचने वाली बात है कि कैसे मिनरल्स, मिट्टी, ज्वालामुखी और समुंदर का पानी, ये सब निर्जीव चीजें मिलकर इस सिंक्रोनाइज तरीके से जीवन की स्क्रिप्ट लिख रही हैं। लेकिन इस पूरी कहानी में एक बहुत बड़ा आउटसाइड फैक्टर भी है। क्या ये सब सिर्फ और सिर्फ हमारी पृथ्वी पर ही चल रहा था? स्पेस से आए उल्कापिंडों के एनालिसिस ने इस सवाल का एक बहुत ही गहरा जवाब दिया है। 1969 में ऑस्ट्रेलिया के मर्चिसन शहर में जो उल्कापिंड गिरा था, उसकी केस स्टडी मुझे सबसे ज्यादा फैसिनेटिंग लगती है। जब साइंटिस्ट ने उस उल्कापिंड के अंदर मौजूद कार्बनिक पदार्थों की जांच की तो उन्हें वहां भारी मात्रा में अमीनो एसिड्स मिले। एक या दो नहीं, 90 से ज्यादा अलग अलग प्रकार के अमीनो एसिड्स। और ऐसा भी नहीं है कि वो अमीनो एसिड्स पृथ्वी की जमीन से कंटेमिनेट हुए हों। वैज्ञानिकों ने उन मॉलिक्यूल्स के आइसोटोपिक रेशियो की जांच की। उनमें मौजूद कार्बन और नाइट्रोजन के भारी आइसोटोप्स का अनुपात पृथ्वी पर पाए जाने वाले मॉलिक्यूल से बिल्कुल अलग था। वो अंतरिक्ष से ही आए थे। हाँ, ये एक निर्विवाद सबूत था कि वो एमिनो एसिड्स अंतरिक्ष के गहरे ठंडे वैक्यूम में एस्ट्रॉइड्स के अंदर बने थे। मर्चिसन उल्कापिंड की एक और डिटेल है जो मुझे बहुत हैरान करती है, चिरैलिटी या हैंडेडनेस। बहुत जरूरी पॉइंट है ये। बायोलॉजी का एक बहुत ही अजीब नियम है कि पृथ्वी पर मौजूद सभी जीवित प्राणी, बैक्टीरिया से लेकर इंसानों तक, सिर्फ लेफ्ट हैंडेड अमीनो एसिड्स का ही इस्तेमाल करते हैं। जबकि अगर आप लैब में अमीनो एसिड्स बनाते हैं तो लेफ्ट हैंडेड और राइट हैंडेड मॉलिक्यूल्स का 50-50 का मिक्सचर बनता है। ये एक बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट है। अगर अर्ली अर्थ पर अमीनो एसिड्स अपने आप बने थे तो लाइफ ने सिर्फ लेफ्ट हैंडेड मॉलिक्यूल्स को ही क्यों चुना? एग्जैक्टली। जब मर्चिसन उल्कापिंड के अमीनो एसिड्स को ध्यान से देखा गया तो हालांकि उनमें दोनों तरह के मॉलिक्यूल्स थे, लेकिन लेफ्ट हैंडेड अमीनो एसिड्स की मात्रा थोड़ी सी ज्यादा थी। एस्ट्रोफिजिस्ट्स मानते हैं कि अंतरिक्ष में जब नेब्यूला से होकर सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट गुजरती है
तो वो राइट हैंडेड मॉलिक्यूल्स को थोड़ा ज्यादा तेजी से नष्ट कर देती है। इसका सीधा सा मतलब ये निकलता है कि शायद केमिकल एवोल्यूशन का एक बहुत बड़ा हिस्सा अंतरिक्ष में ही हो गया था, और जब अर्ली अर्थ पर उल्कापिंडों और धूमकेतुओं की भारी बारिश हो रही थी तो उन्होंने इस प्री पैकेज्ड केमिकल सूप की धरती पर डिलीवरी की। पैनस्पर्मिया की थ्योरी। हाँ, इस थ्योरी ने पैनस्पर्मिया के आइडिया को एक नया साइंटिफिक आधार दिया है। जीवन खुद अंतरिक्ष से नहीं आया, बल्कि जीवन को बनाने वाले ब्लॉक्स अंतरिक्ष में हर जगह बन रहे हैं। तो हम देख रहे हैं कि बिल्डिंग ब्लॉक्स तैयार करने के कई तरीके थे। हाइड्रोथर्मल वेंट्स, लाइटनिंग, क्ले और यहाँ तक कि स्पेस भी। लेकिन इन ब्लॉक्स के बन जाने के बाद एक बहुत बड़ी और गहरी पहेली सामने आती है, जिससे सुलझाना सबसे बड़ी चुनौती रही है। इंफॉर्मेशन बनाम फंक्शन की पहेली। हाँ, आज के बायोलॉजी में डीएनए के पास सारी जेनेटिक जानकारी होती है, लेकिन डीएनए खुद कोई केमिकल रिएक्शन नहीं कर सकता। रिएक्शंस करने के लिए, सेल्स बनाने के लिए प्रोटीन्स की जरूरत होती है। लेकिन प्रोटीन्स को कैसे पता चलेगा कि उन्हें क्या बनाना है? उन्हें डीएनए में लिखे निर्देशों की जरूरत होती है। डीएनए को प्रोटीन चाहिए और प्रोटीन को डीएनए चाहिए। ये क्लासिक चिकन और एग प्रॉब्लम है। ये संभव नहीं है कि ये दोनों बेहद जटिल मॉलिक्यूल्स अर्ली अर्थ के समंदर में अचानक से एक ही समय पर एक साथ प्रकट हो गए हों। और यहीं पर एंट्री होती है आरएनए वर्ल्ड हाइपोथेसिस की। 1980s के दशक में थॉमस चेक और सिडनी ऑल्टमैन ने एक खोज की जिसने बायोलॉजी के नियमों को हिलाकर रख दिया। उन्होंने खोजे राइबोजाइम्स, यानी ऐसे आरएनए मॉलिक्यूल्स जो सिर्फ जेनेटिक जानकारी ही स्टोर नहीं करते, बल्कि एक एंजाइम की तरह केमिकल रिएक्शंस को कैटालाइज भी कर सकते हैं। राइबोजाइम्स की खोज ने उस चिकन और एग प्रॉब्लम को एक झटके में सॉल्व कर दिया। इसका मतलब ये था कि शुरुआती दौर में ना डीएनए की जरूरत थी, ना जटिल प्रोटीन्स की। सिर्फ आरएनए एक ऐसा मॉलिक्यूल था जो दोनों काम कर सकता था। वो खुद की कॉपी भी बना सकता था और रिएक्शंस भी चला सकता था। लेकिन आरएनए वर्ल्ड हाइपोथेसिस के साथ भी एक बहुत बड़ी समस्या थी। आरएनए कोई साधारण मॉलिक्यूल नहीं है। ये एक शुगर, एक फॉस्फेट ग्रुप और एक नाइट्रोजन बेस से मिलकर बनता है। लैब में वैज्ञानिकों ने लंबे समय तक इन तीनों को अलग अलग बनाकर उन्हें जोड़ने की कोशिश की, लेकिन वो हमेशा फेल होते रहे। विशेष रूप से पिरामिडीन बेसिस को राइबोस शुगर के साथ जोड़ना थर्मोडायनामिकली लगभग नामुमकिन लग रहा था। और इस नामुमकिन लगने वाली समस्या का समाधान 2009 में जॉन सदरलैंड की रिसर्च टीम ने दिया। उनका काम केमिकल एवोल्यूशन की फील्ड में एक मास्टरपीस माना जाता है। सदरलैंड ने यह महसूस किया कि हम आरएनए को उन 3 अलग-अलग हिस्सों में बनाने की कोशिश करके गलती कर रहे थे। उन्होंने अप्रोच बदल दी। हाँ, उन्होंने दिखाया कि अर्ली अर्थ के साधारण रसायनों का इस्तेमाल करके यूवी लाइट की मौजूदगी में एक ऐसा सिंगल कॉन्टिन्यूअस केमिकल नेटवर्क बन सकता है जो सीधे तौर पर आरएनए न्यूक्लियोटाइड्स का निर्माण करता है। उन्हें शुगर और बेस को अलग से बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। वे एक ही रिएक्शन पाथवे में साथ बन गए। ये एक बहुत बड़ा आहा मोमेंट था। इसने साबित कर दिया कि जिस चीज को हम एक जटिल बायोलॉजिकल चमत्कार मान रहे थे, वो असल में अंडरलाइंग केमिस्ट्री का एक स्वाभाविक नतीजा था। बिल्कुल, एक स्वाभाविक नतीजा। अगर हम इस पूरी तस्वीर को एक साथ जोड़ें तो ये हमें बहुत गहराई से सोचने पर मजबूर करती है। हम अक्सर खुद को प्रकृति से, इस ब्रह्मांड की केमिस्ट्री से अलग मानते हैं, लेकिन असलियत ये है कि जीवन और निर्जीव के बीच कोई स्पष्ट जादुई लकीर नहीं है। सही बात है। जैसे ही उस प्राइमोर्डियल सूप में या किसी डीप सी वेंट की गहराई में मॉलिक्यूल्स ने पहली बार खुद को ऑर्गेनाइज करना शुरू किया, जैसे ही किसी आरएनए मॉलिक्यूल ने अपनी पहली कॉपी बनाई, वहीं से बिल्कुल चुपचाप केमिस्ट्री धीरे धीरे बायोलॉजी की सीमा में दाखिल होने लगी। जीवन कोई बाहरी चीज नहीं है जो इस पृथ्वी पर कहीं और से थोपी गई हो। ये इसी पृथ्वी के मिनरल्स, इसी पानी, इन्हीं गैसों और इसी ऊर्जा का एक बेहद जटिल विस्तार है। हमारे शरीर का हर एक सेल, हमारे डीएनए का हर एक बॉन्ड उसी केमिकल इवोल्यूशन की एक बहुत लंबी, बिना टूटी हुई चेन का हिस्सा है। हमारे खून में दौड़ता हुआ आयरन शायद कभी उसी गहरे समंदर के हाइड्रोथर्मल वेंट का हिस्सा था। हमारी डीएनए की कार्बन बैकबोन कभी उस जहरीले अर्ली एटमॉस्फेयर में तैर रही थी। हम उसी केमिस्ट्री का एक चलता फिरता रूप हैं। हम उसी का हिस्सा हैं। तो अगर इस पृथ्वी पे सिर्फ सही ऊर्जा और साधारण गैसों के मिलने से, बिना किसी दिशा निर्देश के, केमिस्ट्री अपने आप को इतनी जटिलता में व्यवस्थित कर सकती है, तो इस वक्त ब्रह्मांड के अनगिनत अंधेरे समंदरों में, किसी अनजान ग्रह की गहराइयों में, किसी एस्ट्रॉयड के ठंडे वैक्यूम में
कहाँ ये केमिस्ट्री चुपचाप लाइफ की तरफ अपने कदम बढ़ा रही होगी? शायद कहीं और इसी वक्त कोई नया केमिकल सूप उबल रहा हो। जैसे केमिस्ट्री खुद धीरे धीरे लाइफ की तरफ अपना अगला एक्सपेरिमेंट कर रही हो। कभी सोचा है अगर प्राचीन महासागर की उन गहराइयों में तैरते हुए अनगिनत मॉलिक्यूल्स अचानक से बस एक जगह जमा हो जाएं, तो क्या होगा? शायद कुछ ऐसा ही हुआ होगा करोड़ों साल पहले, जब सब कुछ बहुत शांत था। हाँ, मतलब उस समय धरती पर बिखरे हुए इन रसायनों का या कहें केमिकल्स का हाल बिल्कुल ऐसा था जैसे फर्श पर लेगो ब्रिक्स बिखरी हों। बिल्कुल। और एक अकेली लेगो ब्रिक तो कुछ नहीं करती, वो बस चुपचाप पड़ी रहती है। सही कहा। लेकिन जब आप उन्हें एक के बाद एक जोड़ने लगते हैं तो अचानक एक दीवार बनती है, फिर एक कमरा, और देखते ही देखते एक पूरी इमारत खड़ी हो जाती है। तो हम यहाँ जीवन के एकदम से पैदा हो जाने की बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं उस शांत बदलाव की, जब केमिस्ट्री ने सिर्फ रैंडम तरीके से तैरने के बजाय एक स्ट्रक्चर बनाना शुरू किया था। हाँ, पर ये एकदम से बड़े मॉलिक्यूल्स का बनना ये कैसे शुरू हुआ होगा? देखिए, उस प्राइमोर्डियल सूप में, मतलब उस शुरुआती समंदर में, कोई जादू नहीं हो रहा था। जो छोटे मॉलिक्यूल्स थे, जिन्हें हम मोनोमर्स कहते हैं, हाँ, उन्होंने धीरे धीरे आपस में जुड़कर बड़े मैक्रोमॉलिक्यूल्स यानी पॉलीमर्स बनाना शुरू किया। मतलब ये केमिस्ट्री से बायोलॉजी की तरफ एक बहुत ही धीमी और नेचुरल प्रोसेस थी। बिल्कुल, जैसे छोटे छोटे धागे मिलकर एक मजबूत रस्सी बना रहे हों। और अगर हम इन रस्सियों या बड़े मॉलिक्यूल्स की बात करें तो सबसे पहले ध्यान जाता है प्रोटीन्स पर। मतलब अगर हम जीवन को एक फैक्ट्री मान लें तो प्रोटीन्स उस फैक्ट्री के मजदूर हैं। हाँ, और ये एक लॉक एंड की की तरह काम करते हैं। मतलब जैसे हर ताले की अपनी एक खास चाबी होती है, वैसे ही इन प्रोटीन्स या कहें एंजाइम्स का एक खास 3D आकार होता है। वो सिर्फ एक स्पेसिफिक मॉलिक्यूल के साथ ही फिट बैठते हैं और काम करते हैं। पर यहाँ एक सवाल है, उस समय तो कोई फैक्ट्री नहीं थी, कोई मॉडर्न एंजाइम नहीं था, तो ये अमीनो एसिड्स खुद ब खुद जुड़कर प्रोटीन कैसे बन गए? इसका बहुत दिलचस्प जवाब सिडनी फॉक्स के प्रयोग से मिलता है। उन्होंने सोचा कि शुरुआती धरती पर ज्वालामुखी थे और ओजोन लेयर भी तो नहीं थी ना? वही तो बहुत ज्यादा गर्मी थी। उन्होंने बिना पानी के अमीनो एसिड्स को लगभग 180 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया। ओहो, और गर्मी ने कैटलिस्ट का काम किया। बिल्कुल। उस भयंकर गर्मी में अमीनो एसिड से पानी के मॉलिक्यूल्स बाहर निकल गए और उन्होंने आपस में मजबूत पेप्टाइड बॉन्ड्स बना लिए। फॉक्स ने इन्हें प्रोटीनॉइड्स कहा। मतलब अमीनो एसिड्स प्राकृतिक रूप से जुड़ना चाहते थे, बस उन्हें एक सही माहौल चाहिए था। हाँ, और कमाल की बात यह है कि जब इन प्रोटीनॉइड्स को वापस पानी में डाला गया तो क्या हुआ? उन्होंने खुद ही छोटे छोटे गोल आकार ले लिए, माइक्रोस्कोपिक बूंदों की तरह। प्रोटीन्स उस फैक्ट्री के मजदूर हैं, तो उन्हें कैसे पता चलेगा कि बनाना क्या है? आज तो ये सारी जानकारी डीएनए के पास होती है। पर उस वक्त तो डीएनए था ही नहीं। वही तो ये ब्लूप्रिंट्स, ये जानकारी कहाँ स्टोर हो रही थी? इससे विज्ञान में आरएनए वर्ल्ड हाइपोथेसिस कहते हैं। ये उस मुर्गी पहले या अंडा वाले सवाल का सबसे सटीक जवाब है। अच्छा, मतलब डीएनए को प्रोटीन बनाने की जानकारी है, पर उसे खुद कॉपी होने के लिए प्रोटीन की ही जरूरत पड़ती है। हाँ, तो पहले कौन आया? इसका जवाब आरएनए में छिपा था। आरएनए? मतलब वो सिर्फ जानकारी ही स्टोर नहीं कर रहा था? नहीं, अगर डीएनए एक हार्ड ड्राइव है जहां सब कुछ सेफ रहता है, तो आरएनए एक यूएसबी ड्राइव थी, जो जानकारी कॉपी भी करती है और मशीन पे लगकर काम भी कर सकती है। एकदम सही। आरएनए उस शुरुआती फैक्ट्री का मैनेजर था। वो सिर्फ ब्लूप्रिंट नहीं रखता था, बल्कि खुद केमिकल रिएक्शंस भी कर सकता था। पर एक ही मॉलिक्यूल दोनों काम कैसे कर सकता है? डीएनए और आरएनए के आकार में कुछ तो ऐसा फर्क होगा ना? फर्क बिल्कुल उनके स्ट्रक्चर में ही है। डीएनए एक घुमावदार सीढ़ी की तरह डबल हीलिक्स होता है, बहुत मजबूत पर बहुत रिजिड भी। वो अपना आकार नहीं बदल सकता। हाँ, लेकिन आरएनए वो एक सिंगल धागे की तरह होता है, तो वो आसानी से खुद पर मुड़कर फोल्ड होकर अलग अलग 3D आकार ले सकता है। और इन आकारों में छोटे छोटे खांचे या पॉकेट्स बन जाते हैं। बिल्कुल, और इन्हीं खांचों में दूसरे मॉलिक्यूल्स आके फंस सकते हैं और रिएक्शंस हो सकते हैं। इन फोल्ड होने वाले आरएनए को राइबोजाइम्स कहते हैं। तो मतलब जानकारी का स्टोरेज उसके अक्षरों में था और काम करने की ताकत उसके मुड़ने में। सही कहा, वो अकेले ही सारा बोझ उठा रहा था। पर अगर वो ऐसे ही खुले समंदर में तैरते रहते तो कोई भी रिएक्शन ज्यादा देर टिक नहीं पाता।
समंदर की लहरें उन्हें बहा ले जाती। या कोई दूसरा केमिकल आके उन्हें तोड़ देता। उन्हें बचाने के लिए एक बाउंड्री या एक दीवार की सख्त जरूरत थी। और यहीं पर लिपिड्स का रोल आता है। लिपिड्स की जो स्प्लिट पर्सनालिटी या दोहरा बर्ताव है ना, हाँ, वो ही इनकी सबसे बड़ी ताकत है। इनका एक सिरा हाइड्रोफिलिक होता है जो पानी से प्यार करता है, और दूसरी लंबी हाइड्रोकार्बन की पूंछ हाइड्रोफोबिक होती है जो पानी से बिल्कुल नफरत करती है। और इस वजह से समंदर में एक बहुत ही शांत सा जादू होता है। बिल्कुल, जब लिपिड्स पानी के कांटेक्ट में आते हैं तो उन्हें किसी बाहरी एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती। वो पानी से डरने वाली पूंछें खुद को छिपाने के लिए अंदर की तरफ मुड़ जाती हैं। हाँ, और ऐसा करते करते वो खुद ब खुद एक गोल बुलबुला बना लेते हैं जिसे लिपिड बाइलेयर कहते हैं। जैसे हवा में उड़ता हुआ साबुन का बुलबुला, वो अंदर की हवा को कैद कर लेता है। बिल्कुल वैसे ही महासागर में भी ये माइक्रोस्कोपिक बुलबुले ऐसे ही बन रहे थे। और पता है, ये सिर्फ हमारी धरती की कहानी नहीं है, अंतरिक्ष की भी है ना। 1969 का वो मॉर्चेसन उल्कापिंड, हाँ, जब ऑस्ट्रेलिया में गिरे उस उल्कापिंड की जांच हुई तो उसमें अंतरिक्ष से आए हुए लिपिड्स मिले। और जब उन लिपिड्स को पानी में डाला गया तो उन्होंने तुरंत प्राकृतिक रूप से बुलबुले बना लिए। मतलब केमिस्ट्री वाकई यूनिवर्सल है। वो पानी के संपर्क में आती स्ट्रक्चर बना लेती है पूरी तरह से। और विज्ञान में इन्हीं शुरुआती स्ट्रक्चर्स को प्रोटोबायोन्ट्स कहा गया। प्रोटोबायोन्ट्स मतलब ये कोई जिंदा कोशिकाएं या लिविंग सेल्स नहीं थी। नहीं, ये बस प्रैक्टिस सेल्स थी, छोटी छोटी प्रयोगशालाएं जिनके अंदर केमिकल रिएक्शंस बाहर के उबलते समंदर से अलग होकर सुरक्षित तरीके से हो पा रहे थे। इन प्रैक्टिस सेल्स को समझने के लिए विज्ञान में 3 बड़े मॉडल्स का जिक्र होता है। जैसे अलेक्जेंडर ओपेरिन का कोएसरवेट्स। हाँ, ओपेरिन ने दिखाया कि जब प्रोटीन और शुगर पानी में मिलते हैं तो वो बूंदे बना लेते हैं। में से किसी सलाद की ड्रेसिंग से समझा जा सकता है। जब हम तेल और सिरके को मिलाते हैं तो तेल की छोटी बूंदों के अंदर का माहौल बाहर के सिरके वाले माहौल से एकदम अलग हो जाता है। बहुत सही उदाहरण है। ये आइडिया बहुत क्रांतिकारी था, पर इसमें एक कमी थी। इन कोएसरवेट्स के पास एक सच्ची लिपिड मेम्ब्रेन नहीं थी, तो वो बहुत अनस्टेबल थे। हाँ, उसके बाद दूसरा मॉडल आया सिडनी फॉक्स के माइक्रोस्फेयर्स का, जिनके बारे में हमने अभी बात की थी। वो गर्मी से बनी झिल्लीदार गोलियां। हाँ, उनकी सबसे खास बात थी उनकी सिलेक्टिव परमिएबिलिटी। वो बिल्कुल एक टी बैग की तरह थे। टी बैग मतलब वो पानी को अंदर आने देते थे लेकिन चाय की पत्ती को रोक लेते थे। बिल्कुल, उन्होंने तय करना शुरू कर दिया था कि कौन सा मॉलिक्यूल अंदर आएगा और कौन सा बाहर जाएगा। एक तरह की पहरेदारी। ये तो किसी भी स्ट्रक्चर के बचने के लिए बहुत जरूरी है। पर आज का जो सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड मॉडल है वो है लाइपोसोम्स या लिपिड वेसिकल्स, जिस पर डेविड डीमर ने काम किया। इन्हें हम एक खाली पानी के गुब्बारे की तरह समझ सकते हैं ना, जो समंदर में बना और उसने आसपास के आरएनए और एमिनो एसिड्स को अपने अंदर कैद कर लिया। सही कहा, पर यह सब किसी खालीपन में या सिर्फ रैंडम तरीके से नहीं हो रहा था। धरती का पर्यावरण वो खुद इसमें मदद कर रहा था। बिल्कुल, पर्यावरण का रोल। यही तरह चार्ल्स डार्विन के 1871 वाली वो चिट्ठी याद आती है, वार्म लिटिल पॉन्ड। हाँ, सोचिए, आधुनिक विज्ञान से 150 साल पहले ही उन्होंने सोच लिया था कि किसी गर्म छोटे से तालाब में जीवन शुरू हो सकता है, जिसे आज के वैज्ञानिक वेट ड्राई साइकिल कहते हैं। मतलब जब लहरें चट्टानों पर आती हैं और सूख जाती, तो सूखने की वजह से मॉलिक्यूल्स आपस में बहुत करीब आ जाते और उनके बीच बॉन्ड बन जाते। जैसे उबलने के बाद जब पास्ता सूखता है तो वो आपस में चिपक कर ठोस हो जाता है। एकदम सही। और जब फिर से पानी आता तो वो लंबी चेन्स पानी में तैरने लगती थीं। और हाँ, मैंने पढ़ा है कि इसमें मिट्टी का भी बहुत बड़ा रोल था। जेम्स फेरिस का प्रयोग, मोंटीमोरेलोनाइट मिट्टी। बिल्कुल, इस मिट्टी के क्रिस्टल्स पर हल्का नेगेटिव चार्ज होता है, तो जब मॉलिक्यूल्स इस मिट्टी के संपर्क में आते तो मिट्टी उन्हें कतार में लगा देती थी, एक फैक्ट्री की असेंबली लाइन की तरह। हाँ, समंदर में 2 मॉलिक्यूल्स का टकराना मुश्किल था, पर मिट्टी ने उन्हें एक लाइन में लगाकर आरएनए चेन्स का बनना बहुत आसान कर दिया। वाओ! पर इन लंबी चेन्स को जिंदा रखने के लिए, लगातार काम करने के लिए एनर्जी यानी ऊर्जा तो चाहिए ना? बिल्कुल चाहिए। बिना एनर्जी के ये सारे बॉन्ड्स टूट जाते, और ये ऊर्जा मिली समंदर की बहुत गहराइयों से, हाइड्रोथर्मल वेंट्स से। एल्कालाइन हाइड्रोथर्मल वेंट्स, जो समंदर के तल में थे। लॉस्ट सिटी जैसे। हाँ, वो एक प्राकृतिक बैटरी की तरह काम करे थे। उस समय महासागर बहुत एसिडिक था,
मतलब पानी में प्रोटॉन्स बहुत ज्यादा थे। और वेंट्स के अंदर से जो पानी निकल रहा था वो एल्कलाइन था, जिसमें प्रोटॉन्स कम थे। तो जब ये दोनों मिलते तो प्रोटॉन्स का एक बहुत बड़ा असंतुलन पैदा होता। प्रोटॉन्स ज्यादा से कम की तरफ तेजी से भागते। जैसे किसी डैम का दरवाजा खुलने पे पानी पूरी ताकत से आगे बढ़ता है। बिल्कुल। और इसी तेज बहाव ने, जिसे प्रोटॉन ग्रेडियंट कहते हैं, शुरुआती जीवन को ऊर्जा दी। और सबसे हैरानी की बात तो ये है कि आज भी हमारी हर एक कोशिका इसी तरह ऊर्जा बनाती है। हाँ, अरबों साल पहले जो बैटरी बनी वो आज भी हमें जिंदा रखी हुई है। ये सोचते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मतलब अगर हम उस एक जादुई पल की कल्पना करें जब एक शांत समंदर के अंदर, एक प्रोटेक्टिव बुलबुले के अंदर एक आरएनए मॉलिक्यूल धीरे से फंस गया होगा। वो एक बहुत ही खास पल रहा होगा। एक दीवार के अंदर जानकारी का आ जाना। और जैक शोस्टैक ने इसे अपनी लैब में साबित भी किया है। हाँ, उन्होंने दिखाया कि जब आरएनए बुलबुले के अंदर जाता है और खुद को कॉपी करता है तो अंदर से केमिकल दबाव पैदा होता है, जिससे वो बुलबुला बाहर से और लिपिड्स खींचने लगता है, वो बड़ा होने लगता है। बिल्कुल। और जब वो बहुत बड़ा हो जाता है तो समंदर की किसी हल्की सी हलचल से वो टूटकर 2 छोटे हिस्सों में बंट जाता है। हाँ, एक बड़े बुलबुले का मैकेनिकली 2 छोटे बुलबुलों में बढ़ जाना। और दोनों के अंदर उसी आरएनए के हिस्से होना। मतलब ये दुनिया में प्रजनन का सबसे शुरुआती रूप था। एकदम सही। और यहीं से बायोलॉजी का सबसे बड़ा नियम शुरू हुआ, नेचुरल सिलेक्शन। जो अक्सर हम मानते हैं कि सिर्फ जानवरों या पौधों पर लागू होता है, पर वो इन बुलबुलों पर भी लागू हो रहा था। हाँ, जो बुलबुले बहुत कमजोर थे, लीकी थे, उनका अंदर का आरएनए बाहर निकल गया, वो बिखर गए। और जो बहुत सख्त थे, वो बाहर से रॉ मटेरियल अंदर नहीं ले पाए, तो वो भी खत्म हो गए। बचे सिर्फ वो जिनका संतुलन एकदम परफेक्ट था, जो ना ज्यादा सख्त थे ना ज्यादा कमजोर। तो अगर हम इस पूरे सफर को देखें, लेगो ब्रिक्स की तरह तैरते अमीनो एसिड से लेकर इन प्रोटोबायोन्ट्स तक, तो एक बात समझ आती है। वो क्या? इन शुरुआती मॉलिक्यूल्स में अपने आप में कोई बहुत ज्यादा जटिलता या कॉम्प्लेक्सिटी नहीं थी। बिल्कुल नहीं। जीवन का असली रहस्य उनकी जटिलता में नहीं था। असली रहस्य उनके संगठन में छिपा था, उनके एक साथ आने में। अगर आप सोचें तो ये बिल्कुल उन संगीतकारों की तरह है जो अलग अलग बिखरे हुए हैं। मतलब कोई पार्क में अकेले वायोलिन बजा रहा है, कोई छत पर अकेले ड्रम बजा रहा है, वो बस आवाज कर रहे हैं, शोर मचा रहे हैं। उनके बीच कोई तालमेल नहीं है। लेकिन जब वो सब एक ही कमरे में आते हैं, एक प्रोटोबायोन्ट के अंदर, और एक साथ अपनी धुन मिलाते हैं, तो अचानक संगीत पैदा होता है। ये बिखरे हुए मॉलिक्यूल्स उन्हीं संगीतकारों की तरह थे, और जीवन मॉलिक्यूल्स का यही संगीत है। एक ऐसा संगीत जो करोड़ों साल पहले समंदर की उन खामोश गहराइयों में बहुत ही शांति से आकार ले रहा था। और शायद आज भी ब्रह्मांड के किसी ठंडे अंधेरे कोने में, किसी समंदर के अंदर ये बुलबुले बन रहे होंगे। और उनके अंदर मॉलिक्यूल्स की वो रैंडम आवाजें एक धुन में बदल रही होंगी, बहुत ही धीरे धीरे, एकदम खामोशी से। शायद एक पल ऐसा भी आया होगा जब इस धरती पर पहली बार किसी बेजान चीज ने सांस ली होगी। एक बहुत ही शांत पल जिसके बारे में किसी को पता नहीं था। बिल्कुल। आज के हमारे इस डीप डाइव का मिशन यही समझना है कि लगभग 3.5 बिलियन ईयर्स पहले नॉन लिविंग केमिकल्स यानी बेजान रसायन अचानक से एक जीती जागती बायोलॉजिकल लाइफ में कैसे बदल गए। ये सफर सच में फैसिनेट करता है, क्योंकि ये कहानी इतनी बड़ी है कि इसके सामने हमारा पूरा इंसानी इतिहास बस एक छोटे से पल जैसा लगता है। हम उस पॉइंट पर जा रहे हैं जहां केमिस्ट्री सच में लाइफ बन गई, एक ऐसी मिस्टीरियस शुरुआत। पर अगर हम उस वक्त की अर्थ को इमेजिन करें तो वो कैसा लगता होगा? वो अपने आप में एक बहुत अलग और शांत एक्सपीरियंस है। अगर कोई उस अर्ली अर्थ के सरफेस पर होता तो वहां कोई पेड़ पौधे नहीं थे, जमीन पर चलने वाला कोई जानवर नहीं था, हवा में पक्षियों की कोई आवाज भी नहीं। एग्जैक्टली, सिर्फ गरम उबलते हुए समंदर थे, ज्वालामुखियों से भरी हुई पथरीली जमीन थी, और आसमान में मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक गहरा टॉक्सिक धुआं भरा हुआ था। और ओजोन लेयर तो थी नहीं, तो यूवी रेडिएशंस। हाँ, सूरज की डेंजरस यूवी रेडिएशन सीधे जमीन पर पड़ रही थी। बाहर से देखने पर यह प्लैनेट बिल्कुल शांत और बेजान लगता, पर उस शांति के बीच समंदर की गहरी और अंधेरी खाइयों में दुनिया का सबसे बड़ा चमत्कार आकार ले रहा था।
केमिस्ट्री अब लाइफ बनने की कोशिश कर रही थी। ये ट्रांजिशन बहुत माइंड बेंडिंग है। एक तरफ बेजान मॉलिक्यूल्स है और दूसरी तरफ एक जिंदा सेल। पर इन दोनों के बीच में कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स बन रहे थे जिन्हें हम प्रोटोबायोन्स कहते हैं। ये बेसिकली मतलब लाइफ का एक प्रिलिमिनरी रफ ड्राफ्ट था। सही कहा। इनके पास एक आउटर मेम्ब्रेन जरूर थी और इनके अंदर कुछ बेसिक केमिकल रिएक्शंस भी चल रहे थे, पर इन्हें हम पूरी तरह से जिंदा नहीं कह सकते। तो आखिर प्रिमिटिव बबल्स और एक सच्ची लिविंग सेल के बीच वो कौन सी आखिरी लाइन थी जिसे क्रॉस करना जरूरी था? उस बाउंड्री को क्रॉस करने के लिए 3 सबसे जरूरी शर्तें थीं। पहली शर्त थी एक कंटिन्यूअस एनर्जी फ्लो, जिसे हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। राइट। प्रोटोबायोन्स के पास केमिकल्स तो थे, पर एक कांस्टेंट इंजन नहीं था। बिल्कुल, एक सेल्फ सस्टेनिंग इंजन जो आसपास से एनर्जी खींचकर रिएक्शंस चलाता रहे। दूसरी शर्त थी एक स्टेबल इंफॉर्मेशन सिस्टम, एक ऐसी रेसिपी बुक जिसमें ये इंस्ट्रक्शंस हो कि इस स्ट्रक्चर को मेंटेन कैसे करना है। और तीसरी शर्त वही है जो इन दोनों को जोड़ती है, रिप्रोडक्शन। हाँ, रिप्रोडक्शन। क्योंकि अगर सिस्टम एनर्जी ले रहा है, इंस्ट्रक्शंस भी हैं, पर वो खुद की कॉपी नहीं बना सकता, तो वो बिखर जाएगा और कहानी वहीं खत्म हो जाएगी। एग्जैक्टली। तो जब किसी केमिकल ब्लॉब ने अपनी उस स्टोर्ड इंफॉर्मेशन को सक्सेसफुली पास ऑन किया होगा और एक से डिवाइड होके 2 बन गया होगा, वहां से वो लाइन क्रॉस हो गई। ये वो पल था जब रेप्लिकेशन स्टार्ट हुआ, और जब रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है तभी एवोल्यूशन पॉसिबल हो पाता है। एक ऐसी चेन शुरू होती है जो फिरती नहीं है। और इस रिप्रोडक्शन की पावर कितनी मैसिव हो सकती है, इसका अंदाजा लगाना थोड़ा मुश्किल है। हाँ, अगर हम एक मॉडर्न ई. कोलाई बैक्टीरिया को देखें तो वो आइडियल कंडीशंस में हर 20 मिनट में डिवाइड होता है। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8। राइट। अगर उसे रोका ना जाए तो सिर्फ 24 घंटे के अंदर एक अकेला बैक्टीरिया इतनी कॉपीज बना लेगा जितने इस ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में टोटल एटम्स भी नहीं है। ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ सच में किसी भी एनवायरनमेंट को बदल सकती है। पर उस वक्त उन डार्क ओशंस में जब पहली अकेली सेल ने खुद को डिवाइड किया होगा, वो एक बहुत ही क्वाइट पल रहा होगा। बिल्कुल शांत। प्लैनेट पर बाहर किसी को पता नहीं चला होगा। पर उस एक सक्सेसफुल डिवीजन से एक इनविजिबल माइक्रोबियल वर्ल्ड पैदा हो गया था, जो ओशंस के अंदर क्वाइटली मल्टीप्लाई होने लगा। और इन्हीं सबसे पहले सेल्स को हम प्रोकैरियोट्स कहते हैं, यानी बिफोर न्यूक्लियस। राइट। इनका स्ट्रक्चर आज के कॉम्प्लेक्स सेल से बहुत अलग था। इनके अंदर कोई न्यूक्लियस नहीं था जहां ये अपने जेनेटिक मटेरियल को लॉक कर सकें। तो इनका मटेरियल बस फ्रीली फ्लोट करता था। हाँ, और इस सिंप्लिसिटी को हमें एक फ्लॉ की तरह नहीं देखना चाहिए। ये उनका सबसे बड़ा एडवांटेज था। इसे एक एनालॉजी से समझते हैं। हाँ, बताएं। मान लीजिए किसी के पास पढ़ने के लिए सिर्फ 10 किताबें हैं। अब उन 10 किताबों के लिए एक पूरी लाइब्रेरी बनाना, लाइब्रेरियन अपॉइंट करना, इसका कोई मतलब नहीं है। उन्हें एक टेबल पर फैलाकर रखना ज्यादा आसान है। एग्जैक्टली। इन अर्ली प्रोकैरियोटिक सेल्स का जेनेटिक डेटा इतना कॉम्पैक्ट था कि उसे न्यूक्लियस में पैक करने की जरूरत ही नहीं थी। फ्रीली फ्लोट करने से वो इन्फॉर्मेशन को तेजी से रीड कर सकते थे और जल्दी से डिवाइड हो सकते थे। उनका आकार भी बहुत माइक्रोस्कोपिक था, एक इंसानी बाल से लगभग 70 गुना छोटा। पर इन छोटी सेल्स के अंदर बायोलॉजी की सबसे बड़ी पहेली छुपी हुई थी, जिसे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का चिकन एंड एग प्रॉब्लम कहते हैं। यानी डीएनए और प्रोटीन्स में से पहले क्या आया? क्योंकि डीएनए के पास इंस्ट्रक्शंस हैं, पर उन्हें पढ़ने के लिए प्रोटीन्स चाहिए। और प्रोटीन्स बनाने के लिए डीएनए के इंस्ट्रक्शंस चाहिए। दोनों अचानक एक साथ तो बन नहीं सकते थे। ये सच में एक बड़ा पैराडॉक्स है। इसका नेचर ने क्या सोल्यूशन निकाला? नेचर का सोल्यूशन बहुत एलिगेंट था, जिसे आरएनए वर्ल्ड हाइपोथेसिस कहते हैं। लाइफ ने डीएनए और प्रोटीन्स दोनों को शुरुआत में बाईपास कर दिया। आरएनए ने अकेले पूरा काम संभाल लिया। बिल्कुल। आरएनए जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर भी कर सकता था और शेप फोल्ड करके एक कैटलिस्ट की तरह रिएक्शंस को स्पीड अप भी कर सकता था। यानी एक ही मॉलिक्यूल डेटा हार्ड ड्राइव भी और इंजन भी। ये तो परफेक्ट ब्रिज लगता है ना? और इसका सबसे ठोस सबूत आज भी हमारी सेल्स के अंदर जिंदा है, राइबोसोम। हमारी सेल्स में जो प्रोटीन बनाने वाली फैक्ट्रीज हैं। हाँ, वहाँ केमिकल बॉन्ड्स एक्चुअली बनते हैं और वो कोर हिस्सा आज भी आरएनए का ही बना हुआ है। ये लाइफ की शुरुआत का एक एंशिएंट मॉलिक्यूलर फॉसिल है। ये जानकर सच में क्वाइट ऑ फील होता है। अब मशीनरी तो बन गई, पर इस प्लैनेट पर वो कौन सी जगह थी जहां ये सब आकार ले रहा था? धरती का सरफेस तो यूवी रेडिएशन से भरा था,
तो साइंटिस्ट का ध्यान डीप ओशन हाइड्रोथर्मल वेंट्स की तरफ गया, जहां टेक्टोनिक प्लेट्स मिलती हैं और धरती के अंदर से मिनरल से भरा गर्म पानी निकलता है। राइट। इन एल्कलाइन वेंट्स की रॉकी दीवारें छोटी कैविटीज बनाती हैं, बिल्कुल किसी सेल मेम्ब्रेन की तरह। ये एक सेफ इनक्लोज्ड एनवायरनमेंट था। जैसे अटलांटिक ओशन में लॉस्ट सिटी नाम का वेंट फील्ड है, जो आज भी इस एंशिएंट केमिस्ट्री का लाइव डेमोन्स्ट्रेशन है। बिल्कुल। लेकिन इस थियरी के पैरेलल एक और बहुत स्ट्रांग थियरी है, शैलो टाइडल पूल्स की। ये वही कॉन्सेप्ट है जिसका बीज चार्ल्स डार्विन ने अपने वार्म लिटिल पॉन्ड में बोया था। हाँ, वही। अगर हम सोचें कि किसी शैलो पूल में समंदर का पानी आता है और सूरज की गर्मी से इवेपोरेट होता है, ये वेट ड्राई साइकिल्स लगातार चलते हैं, जिससे केमिकल्स और फैटी एसिड्स कॉन्सेंट्रेट होकर प्रिमिटिव मेम्ब्रेन्स बना लेते हैं। एग्जैक्टली। येलोस्टोन नेशनल पार्क के उबलते हुए हॉट स्प्रिंग्स इसका एक मॉडर्न रिफ्लेक्शन है। वहां आज भी एक्सट्रीम माइक्रोब जिंदा है। हो सकता है दोनों एनवायरनमेंट्स में लाइफ के एक्सपेरिमेंट्स एक साथ चल रहे हों, पर चाहे वेंट्स हों या पूल्स हों, एक बड़ा चैलेंज था, एनर्जी कहाँ से आएगी? क्योंकि ऑक्सीजन तो थी नहीं, और डीप ओशन वेंट्स में तो सूरज की रोशनी की किरण भी नहीं आती। तो उन अंधेरी गहराइयों में इन सेल्स का इंजन कैसे चल रहा था? उन्होंने एक रास्ता ढूंढा जिसे कीमोसिंथेसिस कहते हैं। बिना सूरज के सिर्फ इनऑर्गेनिक केमिकल से एनर्जी निकालना। वेंट से निकलने वाले हाइड्रोजन सल्फाइड और मीथेन जैसे केमिकल से? हाँ, उन बॉन्ड्स को तोड़कर एनर्जी निकाली। लाइफ को एग्जिस्ट करने के लिए सूरज की जरूरत ही नहीं है। ये बायोलॉजी की बेसिक समझ को पलट देता है। ये कोई एंशिएंट बात नहीं है। आज भी डीप वेंट्स के एक्सट्रीम प्रेशर में कीमोसिंथेसिस पर पूरा इकोसिस्टम चल रहा है। तय कहा। 2-2 मीटर लंबे जाइंट ट्यूब वर्म्स और क्लैम्स बिना सूरज की रोशनी देखे सिर्फ इन माइक्रोब्स के सहारे फले फूले हुए हैं। पर इन 3.5 बिलियन ईयर्स पुराने माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स का हमारे पास फिजिकल फॉसिल रिकॉर्ड कैसे हो सकता है? इनका स्केलेटन तो था नहीं। यहाँ पर एंट्री होती है स्ट्रोमैटिलाइट्स की। ये देखने में बस आम पत्थरों की लेयर्स लगते हैं ना? लगते हैं, पर ये सायानोबैक्टीरिया और माइक्रोब्स के लगातार एक के ऊपर एक ग्रो होने से बनी है। मिनरल ट्रैप करके हजारों सालों में पत्थर बन गए। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के पिलबारा रीजन में लगभग 3.5 बिलियन ईयर्स पुराने फॉसिल्स मिले हैं। ये सिर्फ पत्थर नहीं है, बायोलॉजी के सबसे पुराने फ्रीज हुए कदमों के निशान हैं। और उससे भी बड़ी बात, वहां के शार्क बे में आज भी लिविंग स्ट्रोमैटिलाइट्स हैं। ठीक वैसे ही ग्रो कर रहे हैं जैसे उनके एंसेस्टर्स अरबों साल पहले करते थे। इस प्लेनेट पर लाइफ ने जब चलना शुरू किया तो रुकी नहीं। बिल्कुल। उन अर्ली प्रोकैरियोट्स के अंदर 2 बड़े लिनिएजेस बन गए, बैक्टीरिया और आर्किया। बैक्टीरिया तो हम सब जानते हैं, हम खुद एक वॉकिंग बैक्टीरियल कॉलोनी है। हाँ, एक आम इंसान के पाचन तंत्र में लगभग 38 ट्रिलियन बैक्टीरियल सेल्स होते हैं, जबकि ह्यूमन सेल सिर्फ 30 ट्रिलियन है। पर आर्किया का रूप और भी हैरान करने वाला है। इसे 1970s में कार्ल वेज़न ने डिस्कवर किया था। ये वो एंशिएंट ऑर्गेनिजम्स हैं जिन्होंने नरक जैसी कंडीशंस को पकड़ कर रखा, जैसे पायरोलोबस फ्यूमाराई। ये डीप सी वेंट्स में 121 डिग्री सेल्सियस पर थ्राइव करता है, पानी के उबलने के पॉइंट से भी ज्यादा गर्म। इतनी गर्मी में आम सेल के प्रोटीन्स मेल्ट हो जाने चाहिए, पर इन आर्किया ने ऐसे केमिकल बॉन्ड्स बनाए हैं जो उन्हें बिखरने नहीं देते। और सिर्फ गर्मी नहीं, डेड सी जैसे नमकीन माहौल में हेलोफाइल आर्किया जिंदा रहते हैं और पानी को गुलाबी कर देते हैं। लाइफ जहां शुरू होती है, सर्वाइव करने का लूपहोल ढूंढ ही लेती है। बिल्कुल। पर इस सब के बाद इस कहानी में एक सबसे बड़ा ट्विस्ट आना बाकी था। करोड़ों साल तक लाइफ अंधेरे में थी, फिर एक क्रांति हुई, द सनलाइट रेवोल्यूशन। कुछ माइक्रोब्स ने सीधे सूरज की लिमिटलेस एनर्जी को हार्नेस करना सीख लिया। फोटोसिंथेसिस शुरू हुआ। शुरू में तो H2S का यूज हुआ, पर फिर सियानोबैक्टीरिया ने एक ऐसी मशीनरी डेवलप की जो सीधे पानी यानी H2O को ब्रेक कर सकती थी, और वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में एक ऐसी गैस रिलीज की जिसने धरती का इतिहास बदल दिया, ऑक्सीजन। आज भी प्रोक्लोरोकॉकस नाम का सियानोबैक्टीरियम अकेले प्लैनेट का 20% ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है। असली लंग्स तो ये माइक्रोब्स है। पर उस अर्ली अर्थ पर ये ऑक्सीजन बिल्कुल वरदान नहीं थी, वो ऑक्सीजन पॉइजन थी। पॉइजन? हाँ, ज्यादातर ऑर्गेनिजम्स एनारोबिक थे। ऑक्सीजन हाईली रिएक्टिव होती है, वो उन अर्ली सेल्स को तोड़ने लगी। तो लाइफ का सबसे बड़ा अपग्रेड आखिर में एक पोल्यूशन क्राइसिस बन गया, द ऑक्सीजन कैटास्ट्रोफी। एग्जैक्टली। एक मैसिव मास एक्सटिंक्शन हुआ, पर इस डिस्ट्रक्शन के पीछे एक खामोश बदलाव चल रहा था। समंदरों में बहुत आयरन घुला हुआ था, और जब ऑक्सीजन पैदा हुई तो वो उस लोहे के साथ रिएक्ट करने लगी,
समंदर के पानी में रस्ट यानी जंग लगने लगा। और वो जंग लगा आयरन समंदर की तलहटी में जमा होने लगा मिलियंस ऑफ इयर्स तक, जिसे हम बैंडेड आयरन फॉर्मेशंस कहते हैं। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के हैमर्सली बेसन में ये किलोमीटर मोटे लेयर्स हैं। ये कितनी बड़ी आयरनी है कि आज हमारे जो स्काई स्क्रेपर्स और ब्रिजेस बनते हैं वो उसी एंशिएंट साइनोबैक्टीरिया की बनाई हुई ऑक्सीजन की वजह से जमा हुआ स्टील है। एक माइक्रोब ने धरती की जियोलॉजी को पेंट कर दिया। और उस ऑक्सीजन ने आगे चलकर बायोलॉजी का अगला दरवाजा भी खोल दिया। ऑक्सीजन से एनर्जी बनाना लगभग 18 गुना ज्यादा एफिशिएंट था। इस एक्स्ट्रा एनर्जी से प्रिमिटिव सेल्स को बूस्ट मिला, वो आकार में बड़े हुए, कॉम्प्लेक्स कंपार्टमेंट्स बनाए और यूकैरियोटिक सेल्स बने। वही कॉम्प्लेक्स सेल्स जिनसे आज सारी प्लांट्स, एनिमल्स और हम खुद बने। आज जब हम पीछे देखते हैं तो ये माइक्रोबियल वर्ल्ड कितना पावरफुल लगता है। बिल्कुल। उन्होंने एटमॉस्फेयर बनाया, आयरन ओर दिया और एक यूनिवर्सल जेनेटिक कोड लिख दिया। एक बहुत ही गहरा ख्याल उभर कर आता है। क्या ख्याल? जब हम किसी पेड़ की पत्ती को देखते हैं तो उसके अंदर मौजूद हर एक क्लोरोप्लास्ट जो उस पौधे को एनर्जी देता है वो असल में एक एंशिएंट साइनोबैक्टीरिया में है। यानी 1.25 बिलियन ईयर्स पहले किसी बड़ी सेल ने उसे निगल लिया होगा पर पचाया नहीं। हाँ, एक एंडोसिम्बायोसिस हुआ। हमारे आसपास का हर हरा पौधा उस बिलियन साल पुरानी माइक्रोबियल दुनिया को आज भी जिंदा रखे हुए है। ये सोचने वाली बात है कि एवोल्यूशन की पूरी कहानी उस एक सिंगल सेल की रेप्लिकेशन से शुरू हुई। उस एक सक्सेसफुल डिवीजन ने धरती का नसीब बदल दिया। चाहे वो ओशंस में तैरने वाले वेल्स हों, आसमान में उड़ने वाले पक्षी या चांद पर पड़ने वाला इंसान का कदम, सब उसी पहली माइक्रोस्कोपिक सेल का फ्यूचर फॉर्म है। अगर लाइफ इन गर्म, टॉक्सिक, डार्क ओशंस में सिर्फ केमिस्ट्री से पनप सकती है तो इस वक्त सोलर सिस्टम में कहीं और भी तो। बिल्कुल, जैसे जुपिटर के चांद यूरोपा या सैटर्न के एनसेलेडस के बर्फीले ओशंस में, वहां भी अंधेरा और गर्मी है। तो क्या वहां उस डीप डार्क ओशन में भी एक क्वाइट रेवोल्यूशन चल रही होगी? शायद वहां भी केमिकल्स आपस में मिलकर पहली बार डिवाइड हो रहे हों और एक नई लाइफ की रियल जर्नी इस ब्रह्मांड में कहीं और बिल्कुल अभी शुरू हो रही हो। सोचो, एक ऐसा प्लैनेट जहां अरबों सालों तक सिर्फ माइक्रोस्कोपिक लाइफ ही मौजूद थी। चारों तरफ सिर्फ खामोशी। हाँ, कोई पेड़ नहीं, कोई जानवर नहीं, आसमान में उड़ने वाले परिंदे या समंदर की मछलियां भी नहीं, कुछ भी नहीं। सब कुछ नंगी आंखों के लिए बिल्कुल इनविजिबल था। सिर्फ विशाल समंदर थे और सुलगते हुए ज्वालामुखी और पानी में तैरते हुए वो सिंगल सेल्ड माइक्रोब्स। और मैं सोच रही थी ये कोई छोटी मोटी टाइमलाइन नहीं थी ना? बिल्कुल नहीं। लगभग 2 अरब सालों तक, यानी अगर हम देखें तो अर्थ की आधी जिंदगी तक जीवन बस खुद को दोहरा रहा था। बहुत ही शांत, इनविजिबल और एक तरह से देखा जाए तो बिल्कुल ठहरा हुआ। एग्जैक्टली। और आज हम इस मुद्दे की गहराई में जाएंगे, इस ठहरे हुए वक्त और उसके बाद जो धमाका हुआ उसको समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, क्योंकि एवोल्यूशनरी बायोलॉजी और फॉसिल रिकॉर्ड्स हमें दिखाते हैं कि कैसे वो इनविजिबल माइक्रोस्कोपिक दुनिया आज के इस इतने कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड में बदल गई। मतलब ये घने जंगल, विशाल हाथी और खुद हम इंसान उसी माइक्रोस्कोपिक शुरुआत से ही तो निकले। बिल्कुल। और ये कोई अचानक से घटी जादुई घटना नहीं थी। ये अरबों सालों के बहुत ही धीरज भरे कदमों का नतीजा था, एक खामोश एवोल्यूशन जिसने लाइफ को कंपटीशन से ज्यादा कोलैबोरेशन का रास्ता दिखाया। सही कहा। अगर हम गहराई से सोचें तो आज हम अपने आसपास जो भी कॉम्प्लेक्स लाइफ देखते हैं उसकी नींव उसी माइक्रोस्कोपिक दुनिया में रखी गई थी। तो शुरुआत के उन 2 अरब सालों में चलते हैं। जहां तक मुझे पता है उस वक्त अर्थ का एटमॉस्फेयर आज से बिल्कुल अलग था। हवा में फ्री ऑक्सीजन लगभग ना के बराबर थी। हाँ बिल्कुल, ना के बराबर। और उस वक्त समुद्र में जो माइक्रोब्स रहते थे वो बिना ऑक्सीजन के ही जीते थे। इसे हम साइंस में एनारोबिक मेटाबॉलिज्म कहते हैं। आज तो हम बिना ऑक्सीजन की जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकते, पर उनके लिए ऑक्सीजन किसी एलियन कॉन्सेप्ट जैसी थी। एलियन कॉन्सेप्ट? मुझे तो लगता है ऑक्सीजन उनके लिए एक हॉरर मूवी के मॉन्स्टर जैसी रही होगी। हाँ, एकदम सही टर्म यूज किया आपने, हॉरर मूवी का मॉन्स्टर। क्योंकि जब लगभग 2.4 बिलियन सालों पहले साइनोबैक्टीरिया नाम के माइक्रोब्स ने
फोटोसिंथेसिस करना शुरू किया, मतलब उन्होंने सनलाइट का इस्तेमाल करके एनर्जी बनाना शुरू किया, तो बाय प्रोडक्ट के तौर पर ऑक्सीजन हवा में रिलीज होने लगी। बिल्कुल, जिसे ग्रेट ऑक्सीडेशन इवेंट कहा जाता है। और आपकी वो हॉरर मूवी वाली बात एकदम सटीक बैठती है यहाँ, क्योंकि उस वक्त मौजूद ज्यादातर ही लाइफ के लिए ये जो नई ऑक्सीजन थी ना, ये एक डेडली पॉइजन थी, जहर थी उनके लिए। सबसे बड़ा मैसिव और साइलेंट एक्सटिंक्शन ट्रिगर कर दिया था। अरबों माइक्रोब्स मारे गए थे। और किसी को भनक तक नहीं लगी। साइलेंट एक्सटिंक्शन। हाँ, लेकिन बायोलॉजी में हर डिजास्टर अपने साथ एक अपॉर्चुनिटी भी लाता है। जो माइक्रोब्स इस टॉक्सिक ऑक्सीजन से बच गए या जिन्होंने इसे इस्तेमाल करना सीख लिया, उनके लिए ये इवोल्यूशन का सबसे बड़ा एनर्जी अपग्रेड बन गया। एनर्जी अपग्रेड मतलब जैसे पुराने 2G नेटवर्क से हम लोग सीधा 5G पर आ गए हों, कुछ वैसा? उससे भी कहीं बड़ा लीप था ये। इसे ऐसे समझिए, बिना ऑक्सीजन के जो एनर्जी प्रोडक्शन होता है, जैसे फर्मेंटेशन में होता है, वो बहुत ही लो एफिशिएंसी वाला प्रोसेस है। लेकिन जब ऑक्सीजन के साथ एनर्जी बनती है तो उसकी ताकत कई गुना बढ़ जाती है। एक बड़ा ही शानदार एग्जाम्पल मैंने इसके बारे में पढ़ा था, मोमबत्ती और अलाव का। हाँ, बिल्कुल। अगर आप बिना ऑक्सीजन के यानी फर्मेंटेशन से एनर्जी बना रहे हैं, तो वो बस एक छोटी सी मोमबत्ती जलने जैसा है। उससे सिर्फ 2 ATP मॉलिक्यूल्स की एनर्जी मिलती है, सिर्फ 2। और वही फ्यूल जब ऑक्सीजन की मौजूदगी में जलता है, जिसे हम एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं, तो एक दहकते हुए अलाव की तरह जलता है। उससे 36 से 38 ATP मॉलिक्यूल्स बनते हैं, मतलब सीधे 18 गुना ज्यादा एनर्जी। 18 गुना, बाप रे। मतलब अगर मैं दिन भर में 100 कदम चल पाती हूँ, तो ऑक्सीजन मिलने के बाद मैं 1800 कदम चल पाऊंगी। ये तो एक सुपर पावर मिलने जैसा हो गया ना। सुपर पावर ही थी। इसे ह्यूमन एथलीट्स के एग्जाम्पल से भी समझा जा सकता है। जब कोई रनर बहुत तेज स्प्रिंट लगाता है तो मसल्स में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो मसल्स मजबूरी में एनारोबिक मोड में चले जाते हैं। और तभी वो तेज जलन और थकान महसूस होती है। बिल्कुल वही जलन। 2 अरब सालों तक जीवन बस इसी थका देने वाले बिना ऑक्सीजन के स्प्रिंट में फंसा हुआ था। ऑक्सीजन के आने से लाइफ को एक लंबी मैराथन दौड़ने की कैपेसिटी मिल गई। यीस्ट का एग्जाम्पल भी तो यही दिखाता है। बिना ऑक्सीजन की यीस्ट सिर्फ फर्मेंटेशन करता है, पर जैसे ही उसे ऑक्सीजन मिलती है, वो फुल एरोबिक रेस्पिरेशन शुरू कर देता है और कहीं ज्यादा एनर्जी बनाने लगता है। और इसी एक्स्ट्रा एनर्जी ने लाइफ के लिए फाउंडेशन तैयार की, ताकि वो कॉम्प्लेक्स बन सके। क्योंकि सीधी सी बात है, बिना एनर्जी के आप बड़े और जटिल स्ट्रक्चर्स नहीं बना सकते। पर सिर्फ एनर्जी बढ़ जाना ही तो काफी नहीं था ना। मतलब लाइफ को कॉम्प्लेक्स होने के लिए अपने स्ट्रक्चर में भी तो बदलाव करने पड़े होंगे, अपना आकार बदलना पड़ा होगा। आपने एकदम सही पॉइंट पकड़ा। एनर्जी सिर्फ फ्यूल है, लेकिन उस फ्यूल को ढंग से इस्तेमाल करने के लिए एक बेहतर इंजन भी तो चाहिए ना। और यही एंट्री होती है यूकैरियोटिक सेल्स की। यूकैरियोटिक सेल्स, ये समझ लीजिए कि लगभग 2 बिलियन साल पहले बायोलॉजी का सबसे बड़ा आर्किटेक्चरल अपग्रेड हुआ था। जहां तक मैं समझ पा रही हूँ, यू का मतलब है ट्रू और कैरियन का मतलब है न्यूक्लियस। तो ये नई यूकैरियोटिक सेल्स पुरानी वाली प्रोकैरियोटिक सेल्स से इतनी अलग कैसे थीं? देखिए, प्रोकैरियोटिक सेल्स अंदर से कंपार्टमेंटलाइज नहीं थे। मतलब उनके अंदर अलग अलग कामों के लिए अलग अलग हिस्से या पार्टीशंस नहीं बने थे। जो भी काम होना है सब एक ही जगह पर होता था। इसकी विजुअल मेटाफर बड़ी इंटरेस्टिंग है। अगर हम सोचें तो प्रोकैरियोटिक सेल किसी बैचलर्स के स्टूडियो अपार्टमेंट जैसी थी। हाँ, स्टूडियो अपार्टमेंट बिल्कुल। जहां एक ही कमरे में बिस्तर भी लगा है, वहीं कोने में किचन का स्टोव रखा है और वहीं पास में टेबल पर लैपटॉप रखकर ऑफिस का काम भी चल रहा है। सब कुछ एकदम अस्त व्यस्त। बहुत ही मजेदार और सटीक एनालॉजी है ये। और इसके मुकाबले यूकैरियोटिक सेल ने इस छोटे से स्टूडियो अपार्टमेंट को एक शानदार मैंशन में बदल दिया। यानी सब कुछ अलग अलग। हाँ, हर काम के लिए एक अलग कमरा, यानी अलग ऑर्गेनल्स बन गए। तो मतलब सोने के लिए अलग बेडरूम और खाना बनाने के लिए अलग किचन। बिल्कुल। और इन कमरों में सबसे महत्वपूर्ण कमरा था न्यूक्लियस। पहले जो डीएनए सेल के अंदर ऐसे ही तैरता रहता था, जैसे स्टूडियो अपार्टमेंट में आपके जरूरी कागजात डाइनिंग टेबल पर ही पड़े हों, उसे अब एक सुरक्षित डबल मेम्ब्रेन के अंदर रखा गया। ओ, ये तो ऐसा है जैसे हमने अपने सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट्स को किसी खुली जगह से उठाकर एक सुरक्षित लॉक्ड तिजोरी में रख दिया हो। हाँ, और इस तिजोरी की वजह से जीन्स का कंट्रोल और उनकी प्रोटेक्शन बहुत बेहतर हो गई। और सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा एक और बड़ा बदलाव हुआ। माइटोकॉन्ड्रिया ने डेडिकेटेड पावर प्लांट्स की तरह काम करना शुरू किया। माइटोकॉन्ड्रिया, हाँ, वही जो हमारे स्कूल टेक्स्ट बुक्स में हमेशा पावर हाउस ऑफ द सेल कहलाता था।
मैंने पढ़ा है कि एक सिंगल ह्यूमन सेल में ऐसे हजारों माइटोकॉन्ड्रिया हो सकते हैं। हजारों? बिल्कुल सही। ये माइटोकॉन्ड्रिया लगातार एरोबिक रेस्पिरेशन कर रहे हैं और सेल को वो वही 18 गुना वाली एक्स्ट्रा एनर्जी दे रहे हैं। और पता है जब भी माइटोकॉन्ड्रिया की बात आती है ना, मुझे बायोलॉजी की सबसे खूबसूरत और थोड़ी सी अजीब भी वो कहानी याद आ जाती है, लिन मार्ग्यूलिस की एंडोसिम्बियोसिस थ्योरी। हाँ, एंडोसिम्बियोसिस। जब मैंने पहली बार इसके बारे में पढ़ा था ना, मुझे लगा कि ये किसी साइफाई मूवी की स्क्रिप्ट पढ़ रही हूं मैं। आप अकेली नहीं है। शुरुआती दौर में तो साइंटिस्ट ने भी लिन मार्ग्यूलिस की इस थ्योरी को मानने से साफ इनकार कर दिया था। उन्हें लगा ये क्या मजाक है। लेकिन आज ये एवोल्यूशन का एक एस्टैब्लिश सच है। तो इसे थोड़ा अनपैक करते हैं। ये कहानी दरअसल है क्या? कैसे एक बड़े सेल ने एक छोटे बैक्टीरिया को निगला, पर उसे पचाने या खत्म करने के बजाय उसके साथ एक पार्टनरशिप कर ली। हाँ, पार्टनरशिप। मतलब ये एक ऐसा रूममेट था जो आपके घर में घुसा, आपने उसे भगाने या मारने के बजाय रख लिया क्योंकि वो आपके लिए खाना बना रहा था। ये तो नॉट अ बैड डील। हाँ, डील तो अच्छी थी। ये एंडोसिम्बियोसिस थियरी हमें एक बहुत ही गहरा लेसन देती है। ये दिखाती है कि कॉम्प्लेक्सिटी हमेशा सिर्फ एक दूसरे से लड़ने या सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाले ब्रूटल कंपटीशन से नहीं आती। कई बार ये रेडिकल कोलैबोरेशन का नतीजा होती है। रेडिकल कोलैबोरेशन, ये टर्म मुझे सच में बहुत पसंद आया। ये तो किसी बड़ी कॉर्पोरेट मर्जर जैसा लगता है। बिल्कुल कॉर्पोरेट मर्जर, जहां एक बड़ी कंपनी एक छोटी लेकिन हाईली स्किल्ड स्टार्टअप को एब्जॉर्ब कर लेती है। छोटी कंपनी के पास एनर्जी प्रोडक्शन की एकदम कमाल की स्किल है और बड़ी कंपनी उसे बदले में रिसोर्सेज और सुरक्षा दे रही है। और आखिरकार वो दोनों इतने गहराई से जुड़ जाते हैं कि उन्हें अलग ही नहीं किया जा सकता। वो एक ही जीव बन जाते हैं। और सबसे मजेदार बात इस कॉर्पोरेट मर्जर की ये है कि इसके कॉन्ट्रैक्ट्स, इसके जो सबूत हैं, वो आज भी हमारे सेल्स के अंदर मौजूद हैं। सबूत? अच्छा, अब डीएनए की बात करें? हाँ, देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया का अपना एक अलग सर्कुलर डीएनए होता है जो हमारे मेन न्यूक्लियस वाले डीएनए से बिल्कुल अलग है। और ये माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए ना हूबहू बैक्टीरिया के डीएनए जैसा होता है। वो सेल के अंदर बिल्कुल वैसे ही डिवाइड होते हैं जैसे बैक्टीरिया डिवाइड होते हैं। वाओ! मतलब हमारे हर सेल के अंदर आज इस वक्त एक एंशिएंट बैक्टीरिया मौजूद है। हम असल में चलती फिरती कॉलोनीज हैं। और सिर्फ इंसानों में ही नहीं, प्लांट्स में भी तो कुछ ऐसा ही हुआ था ना? बिल्कुल हुआ था। प्लांट्स के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं, जिनसे वो लोग फोटोसिंथेसिस करते हैं, वो असल में 19 साइनोबैक्टीरिया के वंशज हैं जिन्होंने वही 2.4 बिलियन साल पहले अर्थ पर ऑक्सीजन बनानी शुरू की थी। ओह! वो एंशिएंट माइक्रोब्स आज भी इस वक्त भी हर एक पत्ते के अंदर बैठकर धूप से एनर्जी बना रहे हैं। ये पार्टनरशिप नेचर में कितनी आम है, इसका एक एक्सपेरिमेंट याद आ रहा है मुझे। 1960s में अमीबा प्रोटियस पर एक लैब एक्सपेरिमेंट हुआ था। उसमें देखा गया कि कैसे एक अमीबा और उसे इन्फेक्ट करने वाले बैक्टीरिया बस कुछ ही सालों में एक दूसरे पर इतने डिपेंडेंट हो गए कि वो एक दूसरे के बिना जिंदा ही नहीं रह सकते थे। हाँ, ये एवोल्यूशन इन एक्शन है। और वो सी स्लग एलिशिया क्लोरोटिका, उसका उदाहरण भी तो कमाल का है। हाँ, वो सी स्लग जो एल्गी को खाता तो है, लेकिन उसके क्लोरोप्लास्ट्स को पचाने के बजाय अपने ही सेल्स में स्टोर कर लेता है ताकि वो हफ्तों तक बस धूप सेककर फोटोसिंथेसिस से एनर्जी ले सके। मतलब एक जानवर जो पौधे की तरह सोलर पावर इस्तेमाल कर रहा है। हाँ, ये सब देखकर एक ही बात समझ आती है कि एवोल्यूशन आज भी इस तरह की पार्टनरशिप्स आजमा रहा है। जीवन ने आगे बढ़ने के लिए सिर्फ एक दूसरे को खत्म करने का रास्ता नहीं चुना, साथ मिलकर काम करने का रास्ता चुना, जो आज भी जारी है। और इसके नतीजे बहुत बड़े थे। अब हमारे पास कॉम्प्लेक्स सेल्स आ गए थे, उनके पास एनर्जी भी थी और अलग अलग काम करने वाले ऑर्गेनेल्स भी। लेकिन यूकैरियोटिक सेल्स के आने के बाद भी लगभग 1.5 बिलियन सालों तक लाइफ सिंगल सेल ही रही। मतलब ये लोग अकेले ही तैर रहे थे इतने लंबे वक्त तक। हाँ, क्योंकि सिंगल सेल होने के, अकेले रहने के अपने फायदे हैं, लेकिन एक लिमिट आती है ना। उस लिमिट के बाद एक सिंगल सेल कितना ही बड़ा या कॉम्प्लेक्स हो सकता है। यहीं पर लाइफ ने तय किया कि अकेले रहने से बेहतर है कम्युनिटीज बनाना। कम्युनिटीज। लगभग 600 से 800 मिलियन साल पहले इन सेल्स ने आपस में जुड़ना और स्पेशलाइज होना शुरू किया। अकेलेपन से एक कम्युनिटी बनने की तरफ ये सफर, यानी मल्टी सेल्यूलर लाइफ की शुरुआत। लेकिन ये सिर्फ एक भीड़ इकट्ठा करने जैसा तो नहीं रहा होगा। बिल्कुल नहीं। देखिए, सेल्स का आपस में जुड़ना सिर्फ एक जगह पर इकट्ठा होना नहीं था। ये नई जिम्मेदारियां बांटने की शुरुआत थी। मल्टी सेल्यूलर होने का मतलब था कि अब हर एक सेल को सब कुछ खुद अकेले करने की जरूरत नहीं है। इसके कुछ बहुत ही अजीब और मुझे तो बहुत फैसिनेटिंग एग्जाम्पल्स लगते हैं, जैसे वो वॉल्वॉक्स। ये एक फ्रेश वाटर अल्गी है
जो 50,000 सेल्स का एक लिविंग ब्रिज होता है। हाँ, वॉल बॉक्स। इसमें ज्यादातर सेल्स सिर्फ एनर्जी बनाने का काम करते हैं और कुछ खास सेल्स सिर्फ रिप्रोडक्शन का काम करते हैं। ये दिखाता है कि जो सबसे सिंपल मल्टीसेलुलैरिटी है वो शुरू में कैसी दिखती होगी। सही कहा। और इसके अलावा डिक्टियोस्टीलियम का बर्ताव तो एवोल्यूशन के सबसे गहरे रहस्यों में से एक पर रोशनी डालता है। सोशल अमीबा, ये तो मेरा सच में फेवरेट एग्जाम्पल है। इसमें होता ये है कि जब इनके पास खाने की कमी होती है तो हजारों अलग अलग अकेले अमीबा एक साथ जुड़कर एक स्लग जैसा आकार ले लेते हैं जो बाकायदा जमीन पर रेंग सकता है। हाँ, और फिर वो एक फ्रूटिंग बॉडी बनाते हैं। पर इसमें सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि कुछ सेल्स जानबूझकर अपनी जान दे देते हैं, खुद को कुर्बान कर देते हैं। हाँ, वो खुद को मिटा देते हैं ताकि वो एक स्टॉक यानी एक तना बन सकें, और बाकी बचे हुए सेल्स स्पोर्स के रूप में हवा में उड़कर नई जगह जा सकें जहां उन्हें खाना मिल सके। ये सच में बहुत डीप है। मतलब एवोल्यूशन में अल्ट्रिज्म, दूसरों के लिए बलिदान की शुरुआत शायद यहीं से हुई थी, एक दूसरे के लिए खुद को मिटा देना। और कोलैबोरेशन का एक और बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल स्पंजेस हैं। स्पंजेस, हाँ, दुनिया के सबसे सिंपल जानवर। इस पर एक एक्सपेरिमेंट हुआ था। अगर एक स्पंज को किसी छलनी से, किसी सीव से गुजार कर अलग अलग सिंगल सेल्स में तोड़ दिया जाए तो पता है क्या होता है? वो सेल्स वापस एक दूसरे को ढूंढकर फिर से जुड़ जाते हैं और दोबारा एक पूरा स्पंज बना लेते हैं। दोबारा जुड़ जाते हैं? हाँ, वो भूले नहीं है कि उन्हें साथ मिलकर कैसे काम करना है। ये तो बिल्कुल टर्मिनेटर मूवी के उस लिक्विड मेटल वाले विलन जैसा हो गया ना, जो टूटकर वापस जुड़ जाता है। कैंसर असल में इसी कोऑपरेटिव रूल के टूटने का ही नतीजा है। कैंसर सेल्स वो हैं जो कलेक्टिव का हिस्सा बनकर रहने से इनकार कर देते हैं और एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म की तरह वापस सिर्फ और सिर्फ अपने सर्वाइवल के लिए अंधाधुंध बढ़ने लगते हैं। जबकि मल्टी सेलुलर लाइफ का तो वजूद ही इस बात पर टिका है कि सेल्स अपने इंडिविजुअल स्वार्थ को छोड़कर एक पूरे सिस्टम के लिए काम करें। ये बहुत बड़ा पर्सपेक्टिव शिफ्ट है। और जब ये सिस्टम पूरी तरह से और सही से काम करता है तो स्पेशलाइजेशन अपने चरम पर पहुंच जाता है। जैसे हम अगर अपने न्यूरॉन्स की बात करें, हाँ, न्यूरॉन्स, ये सेल्स इतने स्पेशलाइज हो चुके हैं कि ये ना तो अब खाना पचा सकते हैं, ना ही किसी बीमारी से लड़ सकते हैं। इनका सिर्फ एक काम बच गया है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को प्रोसेस करना। और इनके इसी खालिस स्पेशलाइजेशन की ही वजह से तो आज हमारी सोच, हमारी यादें और हमारी ये कॉन्शियसनेस मुमकिन है। और एक बार जब सेल्स ने साथ मिलकर काम करना सीख लिया तो इसका नतीजा ये हुआ कि इवोल्यूशन ने एक ऐसी रफ्तार पकड़ी ना, जिसने अर्थ लगभग 540 मिलियन साल पहले एक ऐसा वक्त आया जिसे साइंस में हम बायोलॉजिकल बिग बैंग या कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन कहते हैं। और ये एक्सप्लोजन शब्द यहाँ बिल्कुल ठीक बैठता है, क्योंकि सिर्फ 20 मिलियन सालों के अंदर, और इवोल्यूशन के स्केल पर देखा जाए तो 20 मिलियन साल एक पलक झपकने जैसा ही है। तो इस छोटे से वक्त में जानवरों के बॉडी प्लान्स में अचानक से एक बाढ़ सी आ गई। फॉसिल रिकॉर्ड से ये बहुत साफ दिखता है। बर्जेस शेल के बारे में मैं पढ़ रही थी, उससे हमें पता चलता है कि उस वक्त लाइफ कितनी अजीबो-गरीब और डाइवर्स थी। ऐसे लगता है जैसे हम किसी एलियन प्लैनेट के जीवों के बारे में पढ़ रहे हों। हाँ, बर्जेस शेल के फॉसिल सच में एकदम एलियन लगते हैं देखने में। एक जीव था वहां, अनोमलोकैरिस, जो 1 मीटर लंबा प्रेडेटर था। हाँ। और एक था उपबीनिया, जिसके पास 5 आंखें और एक क्लॉ जैसी सोंद थी। 5 आंखें? और ये जो आंखों का एवोल्यूशन था ना, ये बायोलॉजी की हिस्ट्री में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। वो कैसे? सोचिए, उससे पहले की लाइफ ज्यादातर अंधी थी, किसी को कुछ दिखता नहीं था। लेकिन जब जीवों ने पहली बार देखना शुरू किया तो प्रेडेटर और प्रे यानी शिकारी और शिकार के बीच एक भयानक एवोल्यूशनरी आर्म्स रेस शुरू हो गई। आर्म्स रेस मतलब अगर एक ने हथियार बनाया तो दूसरे ने उससे बचने के लिए ढाल बना ली। बिल्कुल। शिकारी ने जब देखने की ताकत पाई तो शिकार ने खुद को छुपाने के लिए कैमोफ्लाज डेवलप कर लिया, रंग बदलना सीख लिया। शिकारी ने तेज भागना सीखा तो शिकार ने खुद को बचाने के लिए आर्मर या कड़े कवच बना लिए। सब कुछ बहुत तेजी से इवॉल्व होने लगा इस रेस में। और इस एक्सप्लोजन में, इस दौड़ में कई जीव आए और गए भी, जैसे वो ट्रिलोबाइट्स थे। इन सब ने समुद्र पर लगभग 270 मिलियन सालों तक राज किया था, जो कि डायनासोर्स के वक्त से भी कहीं ज्यादा बड़ा टाइम है। हाँ, लेकिन आखिरकार वो भी विलुप्त हो गए, खत्म हो गए। लेकिन कुछ सर्वाइवर्स थे जो इस रेस में टिके रहे, जिन्होंने आगे का रास्ता तय किया। और बर्जेस शेल में ही एक बहुत ही खास फॉसिल और मिला है,
पिकाया ग्रासिलेंस नाम के एक छोटे से वर्म लाइक जीव का। इसके अंदर एक सिंपल नर्व कॉर्ड थी और कई साइंटिस्ट मानते हैं कि ये हम सभी वर्टेब्रेट्स का, यानी हम जैसे रीढ़ की हड्डी वाले सभी जीवों का एंसेस्टर या परदादा हो सकता है। मतलब वो छोटा सा कीड़ा हमारा एंसेस्टर हो सकता है। पानी में उन करोड़ों सालों की इस एवोल्यूशन के बाद जीवन ने फिर एक और बड़ी सरहद पार की, जमीन की तरफ। लगभग 375 मिलियन साल पहले टिक्टालिक नाम की एक मछली ने पानी से जमीन की तरफ अपना पहला कदम बढ़ाया। ओह, टिक्टालिक, ये एक बहुत ही ज्यादा फैसिनेटिंग ट्रांजिशन फॉसिल है। इसके पास ना मछलियों की तरह फिन्स तो थे, पर वो इतने मजबूत थे कि ये पानी के उथले हिस्से में अपने फिन्स पर पुशअप्स कर सकती थी। मछली जो पुशअप्स कर रही है? हाँ, और इसकी सबसे बड़ी खासियत थी इसकी गर्दन, जो आमतौर पर मछलियों में नहीं होती। हाँ, मछली मोड़ नहीं सकती ऐसे। पर इन जानवरों से भी पहले जमीन पर कब्जा पौधों ने किया था। करीब 470 मिलियन साल पहले प्लांट्स ने समुद्र किनारे से निकलकर इस सूखी जमीन को अपना घर बनाना शुरू किया। और आप सोचिए, पानी के बाहर आना प्लांट्स के लिए बिल्कुल आसान नहीं था। पानी से बाहर आने का सीधा मतलब था सूख कर मर जाने का खतरा। और इससे बचने के लिए पौधों ने अपने ऊपर वैक्सी क्यूटिकल नाम की एक वाटरप्रूफ परत बनाई। और सांस लेने के लिए उन्होंने स्टोमाटा यानी छोटे छोटे पोर्स भी इवॉल्व किए ना? हाँ, सांस लेना भी तो जरूरी था। और पानी के बाहर ग्रेविटी भी तो एक बड़ी प्रॉब्लम रही होगी। समंदर में तो पानी उन्हें फ्लोट करा देता है, तैराता रखता है, लेकिन जमीन पर सीधा खड़े रहने के लिए तो ताकत चाहिए। इसीलिए लंबा होने और ग्रेविटी से लड़ने के लिए ही प्लांट्स ने वैस्कुलर सिस्टम्स बनाए, जैसे जाइलम और फ्लोएम, जो जड़ों से पानी को ऊपर खींचते थे। और उन्हें सबसे बड़ी आजादी तब मिली जब उन्होंने सीड्स और पोलन इवॉल्व किए। बीज। इन सीड्स के आने से अब उन्हें पानी पर निर्भर नहीं रहना पड़ा था रिप्रोडक्शन के लिए। वो हवा के जरिए उड़ उड़कर दूर दूर तक पहुंचने लगे। और शायद यही वो वक्त था जब हमारी धरती सच में पहली बार पूरी तरह हरी होने लगी थी। और इसी हरी भरी धरती पर एवोल्यूशन की कहानी आगे बढ़ती चली गई। रिप्टाइल्स आए, डायनासोर्स आए, जिन्होंने लंबा राज किया और फिर चले गए। फिर मैमल्स ने अपनी जगह बनाई और आखिरकार एक प्राइमेट लीनेज ने जन्म लिया, जहां से हमारी और आपकी शुरुआत होती है। जब भी मैं इस पूरे स्केल को, इस इतने बड़े टाइम स्पैन को देखती हूँ ना, तो हम इंसानों का वजूद बहुत ही छोटा सा लगता है। सच में, इस अर्थ की हिस्ट्री को समझने के लिए एक वो कॉस्मिक कैलेंडर का कॉन्सेप्ट बड़ा शानदार है। हाँ, मैं वही सोच रही थी। अगर हम ये मान लें कि अर्थ की पूरी हिस्ट्री एक कैलेंडर ईयर के बराबर है और लाइफ 1 जनवरी को नहीं बल्कि मिड फरवरी के आसपास शुरू हुई, तो उस हिसाब से हम मॉडर्न ह्यूमंस यानी होमो सेपियंस इस कैलेंडर में कब आए होंगे? गेस कीजिए। हम आए थे 31 दिसंबर की रात को ठीक 11:36 पर। ओह, सिर्फ आखिरी कुछ मिनट्स। बिल्कुल। मतलब हमारा पूरा इतिहास, हमारी सारी सभ्यताएं, वो बड़े बड़े पिरामिड्स, हमारा चांद पर जाना, ये इंटरनेट, ये सब कुछ उस एक साल के आखिरी कुछ सेकंड्स में ही समाया हुआ है। वक्त के इस इतने विशाल समुंदर में हमारी कहानी बस एक छोटी सी बूंद जैसी है। हाँ, हम समय के पन्नों पर सच में बहुत नए हैं, अभी आए हैं। बिल्कुल। लेकिन हमारा डीएनए वो हमें इस अरबों साल पुरानी कहानी से बहुत गहराई से जोड़ता है। हम इस इकोसिस्टम से अलग नहीं है, हम इसके ठीक बीच में हैं। और ये जुड़ाव देखकर मुझे कई बार सच में हैरानी होती है। मैं पढ़ रही थी कि हम अपना 98.7% डीएनए चिंपैंजीज के साथ शेयर करते हैं, 85% डीएनए हमारा माइस के साथ मिलता है, 60% फ्रूट फ्लाइज के साथ, यहाँ तक कि 31% डीएनए हम एक यीस्ट के साथ शेयर करते हैं। ये बायोलॉजिकल कनेक्शन ही तो हमारा सच है। और वो हॉक्स जीन्स का एग्जाम्पल ही ले लीजिए। ये वो एंशिएंट जीन्स हैं जो शरीर का ढांचा या बॉडी डेवलपमेंट कंट्रोल करते हैं। और कमाल की बात देखिए कि ये जीन्स आज भी मक्खियों में, मछलियों में और हम इंसानों में लगभग एक ही तरह से काम करते हैं। ये नेचर का एक बायोलॉजिकल सिग्नेचर है जो बताता है कि हम सब एक डीप एंशिएंट रूट से निकले हैं, एक ही जगह से आए हैं। और हम सब इंसान आपस में भी कितने गहराई से जुड़े हुए हैं ना। वो माइटोकॉन्ड्रियल ईव का कॉन्सेप्ट इसी का सबसे बड़ा सबूत है। हाँ, माइटोकॉन्ड्रियल ईव एक करीब 1,50,000 से 2 लाख साल पुरानी अफ्रीकन माँ, जिसके माइटोकॉन्ड्रिया आज इस वक्त भी दुनिया के हर जीवित इंसान के सेल्स में एनर्जी बना रहे हैं। हर किसी के अंदर वही एक कनेक्शन है। और सोचिए, तो वो वही माइटोकॉन्ड्रिया हैं जो असल में उन्हीं एंशिएंट बैक्टीरिया के वंशज हैं जिन्होंने अरबों साल पहले उस बड़े सेल के साथ एक पार्टनरशिप की थी, जिसे उस सेल ने निगला था।
पर पचाया नहीं था। क्या जर्नी रही है लाइफ की। अगर हम इन सारी बातों को, इन सारे धागों को एक साथ जोड़कर देखें तो कितनी विशाल और कितनी खूबसूरत तस्वीर उभर कर सामने आती है ना। सच में। कैसे एक इनविजिबल सेल ने एक बैक्टीरिया को अपने अंदर पनाह दी, निगल लिया और दोस्त बना लिया। कैसे वो सेल्स धीरे धीरे साथ आए और उन्होंने मिलकर एक पूरा शरीर बनाया, जिम्मेदारियां बंटीं। कैसे पानी में तैरती मछलियों ने हिम्मत करके जमीन पर अपना पहला कदम रखा, और कैसे एक प्राइमेट ने आवाज़ों से भाषा बनाई और आज पीछे मुड़कर अपने ही एवोल्यूशन की इस लंबी खामोश कहानी को पढ़ रहा है और समझने की कोशिश कर रहा है। और इस अरबों सालों की लंबी और इतनी जटिल यात्रा का, इस सारे कॉम्प्लेक्सिटी का अंत में सिर्फ एक ही कोर ट्रूथ निकल कर आता है कि हर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म की कहानी एक वो सिंपल सिंगल सेल से ही शुरू होती है। चाहे हाथी हो, जंगल हो या हम सब उसी एक विशाल 4 बिलियन साल पुराने एक्सपेरिमेंट का ही हिस्सा है। और शायद सबसे गहरी और आवे इंस्पायरिंग बात यह है कि ये एक्सपेरिमेंट आज भी खत्म नहीं हुआ है। The experiment is still going on. लाइफ आज भी अभी भी इस अर्थ पर शांति से इवॉल्व हो रही है।